Hello everyone, am I audible? So this is the very first class in our GS Foundation batch, and the module that we are going to discuss here is GS paper 4, and that is ethics, integrity and aptitude. Okay, and this is the very first class. So this class is the class where we are going to frame our strategy, that how we are going to proceed, okay, in this GS Foundation batch. And at the same time I will be discussing syllabus with you, right? Syllabus of ethics, integrity and aptitude, okay? And what are the needed sources that we must have while we are reading this particular module, right? So this entire batch is a bilingual batch, and it is primarily in English, okay? When I say bilingual and primarily in English, it has a simple meaning that the notes that will be provided to you will be in English medium, complete English, okay? And here whatever I will discuss, you know, so the major part of the lecture will be in English, but it will also have 30 to 40% Hindi. It means bilingual, so that it could be more understandable to a wider range of audiences, okay? So there are three different formats in which I am teaching. One is complete English, the one is bilingual, okay, primarily English, 40% Hindi, and the third will be completely Hindi. So this is bilingual batch, right? ओके तो ये हमारा बाइलिंगुअल बैच है। मेरी बात को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। और इस बाइलिंगुअल बैच में हम अपने जीएस पेपर 4 जो जीएस फाउंडेशन मेंस का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसे हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। और ये पूरी की पूरी क्लास हमारी बाइलिंगुअल रहने वाली है, और बाइलिंगुअल के साथ साथ ये प्राइमरीली इंग्लिश होगी, जिसमें कि आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल्स ये सारे के सारे इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ, ओके, विद दिस वेरी फर्स्ट क्लास। एंड द module name has been written here, that this is GS paper 4, ethics, integrity and aptitude. Basically there are two core areas. One is GS paper 4, ethics, integrity and aptitude, and second is essay, in which the students generally have less focus in the beginning stage of their प्रिपरेशन। उनका फोकस थोड़ा कम होता है, और आई थिंक दैट दिस इज क्वाइट नेचुरल ऑल्सो। ये बड़ा ही नेचुरल भी है। रीज़न इसका क्या है, दैट बोथ दीज टू मॉड्यूल्स आर रिफ्लेक्टिव इन नेचर। इट मीन्स जीएस पेपर 4 में और एसए में आपने जीएस फाउंडेशन में जो दूसरे मॉड्यूल्स पढ़े हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं होता है। साथ ही साथ आपके ऑप्शनल का भी एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्लेक्टिव इन नेचर है, तो ज़्यादा बेटर होता है कि आप अपने जीएस फाउंडेशन के जो कोर एरियाज़ है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशल इश्यूज़ वगैरह को भी पढ़ लो। और इसके अलावा करंट इश्यूज़ को आप मतलब फॉर द लास्ट 5 to 6 months अगर आप प्रैक्टिस में हो, करंट अफेयर्स को देख रहे हो, तो ये मॉड्यूल को आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकोगे। बिकॉज क्लास तो वही होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो क्लास लेक्चर को यूटिलाइज कैसे कर लेता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप पहले जीएस फाउंडेशंस को पढ़ के आएँ और उसके बाद इस वीडियो को देखें और समझें, तो ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होगी। बट फिर भी मैंने ये पूरी कोशिश की है इन दिस इंटायर मॉड्यूल कि अगर आपने जीएस फाउंडेशन के दूसरे मॉड्यूल्स को भी नहीं पढ़ा है, तो लेक्चर्स को मैं इतना सिंपल रखूं, इजी टू अंडरस्टैंड रखूं, कि स्टडीज़ को इतना प्रैक्टिकल बनाऊं कि आप उस बात को बेहतर ढंग से समझ सकें। बट हाँ, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रूथ कि अगर आपने जीएस फाउंडेशंस के कोर सेक्शंस को अगर पढ़ा है, तो आपकी यहाँ पे जो समझ होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ओके। सो एथिक्स, ओके, आई विल डिफाइन द कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग, बट हियर राइट नाउ वी विल बी हैविंग अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी और सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे कीवर्ड्स की प्रॉपर डेफिनेशन मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा। अगली क्लास से हम एक एक कीवर्ड की डेफिनेशन को डिकोड भी करेंगे। तो ओवरऑल हम एथिक्स पेपर पे आज बात करने जा रहे हैं। तो इस पेपर में जैसा कि जैसे यहाँ पे देखो, आपको ये पढ़ के थोड़ा अटपटा भी लगा होगा कि जनरली द वर्ड, ओके,
which we use is ethics. ठीक है, but you will find here that I have written it like ethisk, है ना. So instead of writing ethics, I have written ethisk. Why? Okay, because this is the entire motto of my teaching. Okay, what I want to do is to do ethisk with this particular module. Ethics is why this word has a very deep meaning. Eth ishq. Okay, here the definition has been given that this is the highest form of service. ठीक है, loving ethics not for applause. ठीक है, but for the silent satisfaction of a life well lived. ठीक है, ये तो किताबी बातें हो गई. सिंपल सा मतलब होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ओके, हैज अ टेंडेंसी ऑफ इनर रिवॉल्यूशन इन हिज सोल. ठीक है, एक इनर रिवॉल्यूशन की टेंडेंसी होती है. अब कुछ लोग उस इनर रिवॉल्यूशन को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, कुछ नेगेटिव वे में ले जाते हैं. तो अगर आप इनर रिवॉल्यूशन को, आपके सोल की जो इनर रिवॉल्यूशन है, उसको अगर आप पॉजिटिवली लेके जाते हो, तो आप जो भी काम करोगे, आपका जो भी प्रोफेशन होगा, वो वैल्यू बेस्ड प्रोफेशन होगा. और आप अपने प्रोफेशन से, अपने काम से जो लार्जर गुड है, ठीक है, या ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट कैसे इंश्योर कर सकते हो, ये कोशिश करोगे. ठीक है, और इसके लिए कोई प्री डिफाइंड प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन नहीं है. ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा फिक्स कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है कि आप राजनेता बन के, पॉलिटिशियन बन के ही देश का भला कर सकते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेट IAS बन के ही देश का भला कर सकते हैं. ठीक है, देश को बेहतर बनाने का और देश को सर्व करने का, कंट्री को सर्व करने का कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी जरिया हो सकता है. ठीक है, तो आप अपने पैशन के बेसिस पे, ठीक है, अपने प्रोफेशन को अगर आप चूज करते हो और उसके साथ आप कहीं ना कहीं, ठीक है, जस्टिस, न्याय करते हो, ठीक है, अपने पैशन को जस्टिफाई करते हो अपने काम से, तो कहा जाएगा कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो जिससे आप क्या हो, संतुष्ट हो. ठीक है, इनर हैप्पीनेस की स्टेज में है. ठीक है, और कई बार क्या होता है कि इनर हैप्पीनेस, इनर रिवॉल्यूशन जैसे चीज़ों को हम परस्यू करते हैं, तो ये बहुत ही हो सकता है कि ये बहुत कॉमर्शियल गेन्स आपको ना दिला सके. साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि आप सफ़र करें अपनी लाइफ में, लेकिन आप उस सफरिंग से बहुत ही मजबूती से लड़ सकोगे. और मजबूती से कैसे लड़ सकोगे? क्योंकि दिस ऑल विल गिव इनर स्ट्रेंथ टू योर सोल. ओके, एंड दैट इज़ वाई दिस इनर रिवॉल्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन के बहुत टेक्निकल टर्म को आप अप्लाई मत करिएगा. ठीक है, हमारे मन की जो ये इनर रिवॉल्यूशन है, ठीक है, आंतरिक क्रांति है, इसको जागृत करना, इसको एनलाइटन करना, ठीक है, ये इस मॉड्यूल का भी एक पर्पस है. तो इस पेपर में हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं. ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, बुकिश चीज़ें नहीं होंगी, इसमें हमारे लाइफ से जुड़ी बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें होंगी. इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातों को सीखेंगे जो इन फ्यूचर जब हम ब्यूरोक्रेट बनेंगे, ठीक है, तो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं उसके लिए फर्टाइल बना दिया जाएगा. ठीक है, कि हम ब्यूरोक्रेसी में जाके भी एक अच्छा काम कर सके. इसके लिए कहीं ना कहीं जो सॉयल है, ठीक है, वो फर्टाइल बनाई जाएगी. यहाँ पे आपके दिमाग को उसके लिए तैयार किया जाएगा. ठीक है, तो जब हम आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, विचारों को डिस्कस करते हैं, थिंकर्स को डिस्कस करते हैं, फिलोसोफर्स को डिस्कस करते हैं, तो वैसी कंडीशन में हम अपने विचारों को ज़्यादा समृद्ध बना रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ज़्यादा प्रॉस्परस बना रहे होंगे. तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल GS पेपर 4 हर तरह से आपको और भी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनाने में, आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है. दूसरी चीज़, जहाँ तक देखो, ये मेरा खुद का परसेप्शन है कि जब मैं GS फाउंडेशन ऑप्शनल सारे सिलेबस को देखता हूँ, तो कोई एक मॉड्यूल अगर मुझसे पूछा जाए कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है वो GS पेपर 4 ही है. ये मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप पढ़ते पढ़ते इसको खो जाओगे. आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ के, जब आप समझ के पढ़ना शुरू करोगे, तो आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने लगोगे.
केस स्टडीज़ में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करोगे, और ये बात आप आने वाले सेशंस में जैसे जैसे आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो शायद आप ज़्यादा समझ पाएंगे। नहीं तो ये फिर कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट स्टेटमेंट लग रहा है कि आप, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि एक मॉड्यूल के बेसिस पे आपकी पूरी पर्सनैलिटी इंप्रूव होने वाली है। तो हाँ, होने वाली है, ठीक है। इट विल अपीयर टू बी अ लिटिल बिट एरोगेंट, बट आई थिंक दैट नो, दिस पेपर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द यूपीएससी मेंस सिलेबस फॉर द सेम पर्पस, ठीक है ना, कि आपकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बने और यूपीएससी को ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिल सके जो इस नेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकें, ठीक है ना। सो एथिक्स हियर इज व्हाट, एथ इश्क, ओके, एंड दिस इंटायर बैच हैज़ बीन नेम्ड एज एथ इश्क बैच, ओके। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है और मैंने इस पूरे बैच का नाम एथ इश्क बैच दिया है। सो दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, ओके। सो दिस रिलेट्स टू दिस पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग अहेड, ओके। नाउ अब हम आते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पे। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात यह है कि जब हम जीएस पेपर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जीएस पेपर 4 के इश्यूज को समझने जा रहे हैं, सिलेबस में एंटर करने जा रहे हैं, तो जो सबसे पहला सवाल किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो ये होता है स्ट्रैटेजी को लेकर, कि इस मॉड्यूल को फिनिश करने की एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट शुड बी द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू डील विद दिस एथिक्स पेपर, ठीक है। कई दफ़ा क्या होता है कि हम किसी भी बुक को लेते हैं और पेज 1 टू लास्ट पेज हम उसको रीड करते चले जाते हैं। सो आई से दैट दिस इज़ नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच। ये कभी भी एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग कर रहे होते हो, डिस्कशंस नहीं करते हो, और जो आइडियाज़ आप बुक से रीड कर रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप पीयर्स ग्रुप में भी उन आइडियाज़ को डिस्कस करने लगो उसी बुक से, किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स से, तो आप देखेंगे कि आप में जो लेवल ऑफ प्रोग्रेस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो एथिक्स पेपर को फिनिश करने की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत सिंपल क्यों है? पूरे मॉड्यूल्स में सबसे ज़्यादा सिंपल अगर स्ट्रैटेजी है तो वो जीएस पेपर 4 मॉड्यूल को फिनिश करने की स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, पहली चीज़, ठीक है, कि एथिक्स पेपर जीएस पेपर 4 जो है ये क्या है, दिस इज दिस इंडिकेट्स अ गुड रिफ्लेक्टिव स्टडी, ठीक है। ये किस चीज़ को दिखलाता है? एक गुड रिफ्लेक्टिव स्टडी को दिखाता है। और गुड रिफ्लेक्टिव स्टडी का मतलब क्या हो गया? गुड रिफ्लेक्टिव स्टडी का सीधा सा मतलब हो गया कि हमने जीएस के दूसरे मॉड्यूल्स पढ़े हुए हैं। जीएस पेपर 1 किया है, जीएस पेपर 2 किया है, राइट, जीएस पेपर 3 किया है, यानी कि हमने हिस्ट्री पढ़ा, इंडियन सोसाइटी पढ़ा, सोशल जस्टिस पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, गवर्नेंस पढ़ा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शनल भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। और जीएस पेपर 4 क्या है? उन सब का एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, कंसोलिडेट करना है, स्ट्रक्चर करना है, और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये एक गुड रिफ्लेक्टिव स्टडी को दिखाता है, तो इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। और अगर हमारी फाउंडेशंस पे, कोर फाउंडेशंस पे पकड़ अच्छी है तो जीएस पेपर 4 में भी आप अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे बुक सोर्सेस क्या होनी चाहिए? सो नॉट प्लेथरा ऑफ बुक्स, ठीक है। मेनी पीपल मिसअंडरस्टूड कि एथिक्स में हम 3 4 5 बुक्स पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा कर जाएंगे, नहीं, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी ही गलत है। क्योंकि मैंने कहा कि एथिक्स पेपर पूरी तरह से क्या है, एक एप्लीकेशन बेस्ड मॉड्यूल है, ठीक है, ये मेमोराइजेशन बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हम रोट लर्निंग से बहुत इफेक्टिव प्रोग्रेस को इंश्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू थिंक, सोचना होगा, ठीक है। वी विल हैव टू डू मोरल रीजनिंग, ठीक है ना। जैसे देखो, एथिक्स पेपर इज अ पेपर ऑफ एप्लीकेशन, पहली चीज है, ठीक है। ये अप्लाइड पेपर जैसा है, यहाँ पे आपको सोचना होगा। जो कुछ भी आपने जीएस पेपर 1, पेपर 2 या फिर पेपर 3 में पढ़ा है, उन सबको एक कॉम्पेस यूज करना होगा, और उस कॉम्पेस का नाम है मोरल रीजनिंग। यहाँ पे आपको मोरल रीजनिंग को प्रैक्टिस करना होगा,
ठीक है। और जब आप मोरल रीजनिंग को प्रैक्टिस करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके जजमेंट्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, तो द जजमेंट्स बिकम्स वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स। जब हम मोरल रीजनिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे जजमेंट्स वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स बन जाते हैं। लेकिन ये मोरल रीजनिंग को हम कैसे प्रैक्टिस करें? इसको प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका होता है डिस्कशन। ठीक है, जैसे अभी हम आपके साथ क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, आप पीयर्स ग्रुप बना के डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस का सब मोरल रीजनिंग को बेहतर बनाने का। जैसे आप देखो सी सेट पेपर में रीजनिंग पढ़ते हो, तो रीजनिंग में कॉन्सेप्ट्स को तो समझने के बाद क्या होता है, आप प्रैक्टिस भी तो करते हो ना, कि स्पीड, एक्यूरेसी और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मोरल रीजनिंग आपको यूज़ करना है। मेमोराइजेशन जैसी चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करने वाली है, बिकॉज अगर आप कीवर्ड्स की डेफिनेशन को केवल रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, और उस वर्ड की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे केस स्टडीज़ में, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है जो मैंने बताया कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिव स्टडी ऑफ ओके द रिमेनिंग 3 जीएस पेपर्स। ठीक है, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है ना, तो ये जीएस पेपर 4 है। तो 4 जो है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन क्या है? 4 जीएस पेपर 4 एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी नींव, जिसका फाउंडेशन किस चीज़ पे बना हुआ है? जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पे बना हुआ है। क्योंकि जब हम इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस पढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे सोसाइटल चैलेंजेस को समझते हैं, समाज के समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको समझते हैं। जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, तो गवर्नेंस में हम बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को समझते हैं। करंट अफेयर्स में हमारे सामने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, गवर्नेंस से जुड़े हुए, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये तो एक जनरल बात हो गई कि ठीक है, हमने समझ लिया कि मेमोराइजेशन बेस्ड नहीं है यहाँ पे, किस चीज़ का ज़्यादा रोल है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा रोल हमारा एप्लीकेशन का है। दूसरी चीज़, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इस पे अगर कमांड अच्छी है और अगर हमने थोड़ा ज़्यादा मतलब थॉटफुल अप्रोच से लॉजिकल और मोरल रीजनिंग को यूज़ करते हुए पढ़ा तो हमारा जीएस पेपर 4 भी अच्छा होगा। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो एक इफेक्टिव तरीका होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो कोई भी जीएस का पेपर हो, चाहे वो ऑप्शनल का पेपर हो, वहाँ पे पीवाईक्यूज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हियर ऑल्सो द रोल ऑफ पीवाईक्यूज इज नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, और जब ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, नेचर एंड ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है, तो फिर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस की वजह से जो एग्ज़ाम में क्या है, एक दूसरा यूपीएससी एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा एक कह सकते हो कि चैलेंज है ना, टाइम कांस्टेंट, कि आपको एक लिमिटेड टाइम में अपनी बातों को रखना है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है इसमें। तो अब ऐसी कंडीशन में जब तक आप पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच नहीं रखोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को नहीं समझोगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने के स्टडीज़ होते हैं, तो फिर आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में आप मतलब थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल नहीं रहोगे और आपका पेपर शायद अच्छा ना हो। ठीक है, तो कोई भी मॉड्यूल, इट इज़ नॉट ओनली विथ रेस्पेक्ट टू एथिक्स पेपर, आप कोई भी मॉड्यूल पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू डेवलप कमांड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पार्टिकुलर मॉड्यूल। वो तो हमें करना ही करना है, उसके साथ हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ देखो, करंट अफेयर्स का भी रोल यहाँ हो जाता है, क्योंकि एथिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है केस स्टडीज़ का। और केस स्टडीज़ में होता क्या है कि एथिक्स की जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थिंकर्स और फिलोसोफर्स हमने पढ़ा है, उन सब के आइडियाज़ को, ठीक है, इंटीग्रेट करके और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ कोई इशू जो हमारे केस स्टडीज़ में आ सकता है, और उस अप्रोच को यूज़ करते हुए हमें उस केस स्टडी को क्या करना होता है, आंसर करना होता है। तो देखो, अगर हमने कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट्स को ठीक ढंग से समझा है, ठीक है,
तो हम अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम उसमें आता है कि मतलब हमारा क्या डिसीजन होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर आप न्यूज़पेपर में ऐसे केसेस को, ऐसे गवर्नेंस, जैसे इथिकल गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, बहुत सारे आपने सुना भी होगा। जैसे भी इलेक्शन के समय इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, ठीक है, कंट्रोवर्सी में आई थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम है, ठीक है, अब ये मुद्दा किससे जुड़ गया? एथिकल गवर्नेंस से जुड़ गया। ठीक है, तो इस पे हमारा स्टैंड क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में स्टेट गवर्नेंस ने, ठीक है, स्टेट में जो गवर्नेंस है ना, उनके रोल को लेके भी कुछ एलिगेशंस लगाए। ठीक है, तो ये भी मुद्दा किससे हो गया? एथिकल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। कुछ समय पहले हमने देखा कि चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में इरेगुलरिटी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया था। ठीक है, ये भी इथिकल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। फिर एक दूसरा मुद्दा जो हर रोज न्यूज़पेपर में रहता है वो क्या है? ठीक है, कि जो सीबीआई और ईडी जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इनका पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। तो देखो क्या है, हमें इन बातों को समझना है। ये एथिकल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इनका मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन? ठीक है, इससे जुड़े हुए केस स्टडीज को समझना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब इश्यूज है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, आपने एडिटोरियल्स में कई बार पढ़ा होगा इसको, है ना। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल डिबेट्स क्या है। ठीक है, ये मुद्दा देखो, दिल्ली में कुछ टाइम पहले दिल्ली सरकार ने जो लिकर पॉलिसी लेके, दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, ठीक है, इसमें बहुत सारे आप लीडर्स पे इरेगुलरिटीज के आरोप लगे। ठीक है, ये भी खुद खूब चर्चे में रहा। तो ऐसे देर आर हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज, ठीक है, जिससे वी केम अक्रॉस डेली इन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप एथिक्स पेपर को पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो अगर आपने पिछले 5 to 6 मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो आप करंट इश्यूज से फेमिलियर हो, पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड इशूज से फेमिलियर हो, सोसाइटी पढ़ा आपने तो सोशल जस्टिस, सोसाइटी चैलेंजेस, ये आपको पता है। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका जो अप्रोच होगा, या फिर क्लास को आप ग्रैस्प करोगे और आंसर राइटिंग करोगे, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो सारी चीज़ें क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होने लगेंगी आपके आंसर्स में। दैट्स वाई सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और केवल एथिक्स के पेपर में नहीं, ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक एग्जाम्स ड्यू टू दिस। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का रिफ्लेक्शन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, आउटलुक कैसा है इश्यूज को लेके, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जीएस पेपर 4 में ही ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम कैंडिडेट को इसके आंसर से, ठीक है, कुछ ना कुछ जज करने की कोशिश करेंगे कि दिस पर्सन इज फिट टू बी एन आईएएस और नॉट। ऐसा नहीं है कि जीएस पेपर 4 में ही जज होता है। ठीक है, वो चीज़ दूसरे एरियाज में भी जज होती रहती है, चाहे आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, या आप पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड आंसर लिख रहे हो, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड आंसर लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अगर आपने एस्से लिखा, ठीक है, यू हैव टू राइट 2 एसेस, ठीक है, तो वो एस्से तो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर ही देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ओरिजिनल थॉट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ओरिजिनल थॉट का मतलब क्या है? ठीक है, ओरिजिनल थॉट सिंपली मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंप्लिसिटी इन योर थॉट एंड बिहेवियर। ठीक है ना, अगर हमें कोई बात कहनी है तो हम उस बात को बहुत ही सिंपल वर्ड्स को यूज करते हुए, बिना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज करते हुए अपनी बात को आप तक पहुंचा सके। ठीक है ना, यही क्या है? सिंप्लिसिटी। एंड अ ब्यूरोक्रेट, है ना, मस्ट possess दिस क्वालिटी। ठीक है, बिकॉज फाइनली यू विल हैव टू सर्व दोज पीपल हु आर एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, आपको लोगों के साथ कांटेक्ट करना होगा, ठीक है ना, उनके जीवन में जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, या जो भी इंस्टीट्यूशंस और जो भी मशीनरी वो काम कर रही है वो और भी ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से कर सके, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। ठीक है ना, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है, थॉट
की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पर्सनल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोरल रीजनिंग का कॉम्पास वो यूज़ करता हो या लेंस यूज़ करता हो, एथिकल रीजनिंग जैसी क्वालिटी उसके अंदर हो, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये तो हो ही, ठीक है। मीन्स IQ एंड, ठीक है, EQ बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ ब्यूरोक्रेट, ये दोनों ही उसके लिए ज़रूरी है, और तब जाके वो क्या कर सकेगा, प्रैक्टिकल जजमेंट्स ले सकेगा, ठीक है। तो केवल बुक वॉर्म होने से हम ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा, हमें डिबेट एंड डिस्कशंस बेस्ड अप्रोच वी मस्ट फॉलो, वो हमें फॉलो करना होगा, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप इस बात को समझ गए हो, ठीक है, कि वाई GS पेपर 4 मॉड्यूल in UPSC syllabus is different from the other modules. Now let's discuss a few more things, जैसे what to focus practically, ठीक है। प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ एक इश्यूज और मैंने क्लियर किया है कि प्रैक्टिकली जैसे डेफिनेटली इफ वी आर रीडिंग अ पर्टिकुलर मॉड्यूल सो वी मस्ट हैव अ, ठीक है, बुक, एक बुक तो हमारे पास होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि बुक में क्या होता है कि चैप्टर वाइज सारे डेफिनेशंस और फिर उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, मीन्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनी टॉपिक आर गिवन इन डिटेल इन अ बुक इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। आफ्टर दिस यू विल गेट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आफ्टर दिस आपको क्या होता है, कुछ केस स्टडीज मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हमें एक जैसे मान लो कि अंधेरे में, ठीक है, इफ इन डार्कनेस यू आर मूविंग, है ना, और अगर आपको कोई हाथ में टॉर्च पकड़ा दे, ठीक है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड द डायरेक्शंस एंड यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन, ठीक है, इन मोर इजीली, आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। द सेम रोल इज प्लेड बाय द बुक, ठीक है ना। तो वो टॉर्च का ही रोल प्ले करती है आपकी बुक, ठीक है। टीचर क्या करता है, टीचर का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर भी आपको रास्ता दिखलाता है, ठीक है। अल्टीमेटली यू विल हैव टू कवर द डेस्टिनेशन, तो वन बुक, बेसिक बुक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो इफ यू आर नॉट टेकिंग माई क्लासेस, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस, तो वहाँ पे जो आपको प्रिंटेड बुकलेट दी गई है, ठीक है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, ठीक है। हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर कंटेंट, जो प्रोवाइड कराया गया है आपको सबसे पहले उसमें विश्वास होना चाहिए, बिकॉज मेनी ए टाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स, है ना, कीप चेंजिंग द कंटेंट विच दे आर रीडिंग, ठीक है ना। अभी पढ़ रहे हैं कोई कंटेंट, फिर अपने किसी दोस्त को देखा किसी दूसरी कोचिंग का कंटेंट पढ़ते, वो खरीद के लेके आए। तो ये जो आप मल्टीपल जो शिफ्ट करते हो ना, ठीक है, वन कंटेंट टू सेकेंड टू थर्ड, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एंड प्रैक्टिकल आइडिया, ठीक है। वो मुझे लगता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो पढ़ना शुरू करने से पहले आप मतलब टाइम लगा दो, 5 days 10 days ये डिसाइड करने में कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, एंड देन यू शुड हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन दैट पार्टिकुलर बुक और कोचिंग नोट्स, और उस पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। कुछ किताबें हैं जो बहुत ही पॉपुलर है UPSC एस्पायरेंट्स के बीच में, जैसे एक बुक है लेक्सिकॉन और एक बुक है सुब्बाराव वाली, ठीक है। इसमें से कोई भी आप एक बुक ले सकते हो, ठीक है। और अपनी क्लासेस में मैं आपको, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स दूंगा, PYQs के दूंगा, और साथ ही साथ केस स्टडीज़ दूंगा, ठीक है। तो आप बुक स्किप कर सकते हो मेरी क्लास के साथ, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको कई सारे पेजेस के नोट्स दूंगा, तो पढ़ना अपने आप में एक चैलेंजेस होगा, मतलब डिस्कशंस के अलावा वट एवर आई विल डिस्कस इन क्लास आई विल गिव यू अ नोट्स रिगार्डिंग दैट, ठीक है, सो दैट you could also revise it as because in this ethics class I will not use dictation method, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही दिन से डिसाइड किया कि डिक्टेशन इसमें नहीं करवाऊंगा। डिक्टेशन क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसका नेचर, इस सब्जेक्ट का नेचर ही रिफ्लेक्टिव है। GS पेपर 1 2 3 में आप जो कुछ भी पढ़ के आए हो वही तो दोबारा हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम क्या करें, डिस्कशंस करें, ठीक है। किसी टर्मिनोलॉजी या किसी कीवर्ड को लेके उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं उस पर हम बात करें, तो इससे क्या होगा, हमारा थॉट प्रोसेस इवॉल्व होगा, ठीक है। और जो डेफिनेशन और जो की फीचर्स होंगे वो मैं आपको अपनी बुक में प्रोवाइड करा दूं, तो इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो जो मेन पर्पस था, ठीक है, कि एक मोरल रीजनिंग, ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर मैं डेवलप करूं, और मतलब हमने कुछ थॉट्स और आइडियाज़ को हम और भी ज़्यादा प्रॉस्पर कर सके, तो शायद वो हो पाएगा। तो डिक्टेशन विल नॉट बी देयर इन द इंटायर एथिक्स क्लासेस, डिक्टेशन बिल्कुल ही नहीं होगी।
हम खूब ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद आप कंटेंट को रीड करोगे और फिर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहले डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि कीवर्ड्स को बार बार पढ़ना, ठीक है, वोकैब्स पे कमांड बनाना, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिया और आपने टेस्ट लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज दिस इज अ पॉपुलर मेथोडोलॉजी मेनी टीचर्स फॉलो कि आफ्टर द एंड ऑफ ईच मॉड्यूल वी विल कंडक्ट अ टेस्ट सीरीज। नो, ठीक है, दिस इज नॉट राइट अप्रोच, बिकॉज वेन एवर यूपीएससी आस्क क्वेश्चन, द क्वेश्चंस आर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरलिंक्ड इन अप्रोच, ठीक है। सो मेनी अ टाइम्स देर आर टोटल 8 चैप्टर्स हियर, आई विल डिस्कस द सिलेबस ऑल्सो। तो वो 8 चैप्टर्स में से कई बार होगा कि द क्वेश्चन, ठीक है, विल इनकॉर्पोरेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8। तो कैसे आंसर लिख पाओगे? तो बेसिकली जो आप मतलब ये लॉलीपॉप टाइप के आंसर लिखते हो ना आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, तो दैट विल नॉट वर्क। सो बेटर, ठीक है, आप क्या करो, वो इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरलिंक्ड अप्रोच को डेवलप करो, कीवर्ड्स पे खूब अच्छी कमांड बनाओ, ठीक है, डिस्कशन करके अपने थॉट्स और आइडियाज को प्रॉस्पर करो, मोरल रीजनिंग, इथिकल रीजनिंग को बेहतर बनाओ, एंड देन स्टार्ट राइटिंग आंसर एंड यू विल फाइंड दैट यू आर राइटिंग एक्सीलेंट आंसर्स इन द वेरी बिगिनिंग, ठीक है ना। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, एंड दैट्स वाई दिस एग्जाम डिफर्स फ्रॉम द अदर एग्जामिनेशंस। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। PYQ practice I have already discussed, ठीक है, real world examples, ठीक है, from newspapers and all these case studies, this is also very much important point। and the one important part in ethics is quotes and anecdotes, ठीक है ना, मीन्स जो किसी स्कॉलर की या किसी सोशियो रिलीजियस पर्सन की या किसी ग्रेट पर्सन की, फिलोसोफर की, थिंकर की जो भी थॉट्स हैं, ठीक है, उनके कोट्स हैं, उनके कोट्स को हमें क्या करना है, जैसे मान लो कुछ कोट्स अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो यू कैन मेंटेन अ डायरी, ठीक है, और कोई कोट है, ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करो, लिख लो एंड कीप रीडिंग दैट कोट्स, ठीक है ना। सो इफ यू विल रिमेंबर, है ना, एटलीस्ट 100 कोट्स, ठीक है ना, सो दैट विल हेल्प यू इन एस्से राइटिंग ऑल्सो। अगर आपने मान लो 100 एक्सलेंट कोट्स को आपने याद कर लिया, ठीक है, कहीं पे गांधी का कोट्स, लिंकन का कोट्स, टेरेसा का कोट, चाणक्य का कोट, स्वामी विवेकानंद का कोट, ठीक है ना, कांट वांट के कुछ कोट्स आपने पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह से कोट्स पे कमांड बना ली, ठीक है, एटलीस्ट 50 to 100 कोट्स अगर आपने, मतलब रेलिवेंट, कुछ भी नहीं तो ऐसे तो कोट्स तो लैक्स ऑफ कोट्स हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि कौन से कोट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एक तो उसका एप्लीकेशन हमारे एथिक्स पेपर में हो सकता है, दूसरा एस्से पेपर में भी हम कोट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कोट्स हमें 2 जगह हेल्प करने वाले हैं। पहला एथिक्स पेपर में, ठीक है, इट मीन्स कोट्स एंड एनेक्डोट्स विल हेल्प अस 2 places, GS पेपर 4 प्लस, ठीक है, वेयर इन एस्से पेपर। तो देखो कितना एडवांटेज है कि अगर हमने कोट मतलब कुछ तैयार कर लिया तो फिर हम उसका फ़ायदा इन दोनों पेपर्स में ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मौका मिले तो GS वगैरह में भी कहीं यूज़ कर लो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ तो सीधे सीधे आप इन दोनों चीज़ों को क्या करने जा रहे हो, यूज़ करने जा रहे हो। तो दीज 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। द फिफ्थ इज डेली रिफ्लेक्शन, इट मीन्स इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, ठीक है ना। देर आर सो मेनी इशूज वेयर वी नीड टू अप्लाई एंड यूज द लेंस ऑफ एथिक्स। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर हमें वो लेंस ऑफ एथिक्स को यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो जब आप ये पूरे के पूरे मॉड्यूल को पढ़ लोगे, कीवर्ड्स को समझ लोगे, टर्मिनोलॉजीज को समझ लोगे, ठीक है ना, तो उन डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ रही हैं उसको उस मोरल कॉम्पास से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, या फिर यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर कि यहाँ पे कौन सा, ठीक है, मतलब एथिकल डिलेमा है, ठीक है, इस या अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का क्या बेहतर तरीका हो सकता है। सो यू विल स्टार्ट अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट। सो हियर वी गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर दिस एरिया, दैट इज डेली रिफ्लेक्शन। इसके लिए बहुत मतलब खुला मैदान है, ठीक है, कि आप अप्लाई कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। और ये सब करने के बाद, ठीक है, विथ ईच एंड एवरी चैप्टर वी विल प्रैक्टिस सम केस स्टडीज। जो भी चैप्टर करेंगे उसके साथ केस स्टडीज की तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बट व्हेन यू फिनिश दिस मॉड्यूल, ठीक है, you whenever you are reading newspaper, ठीक है, editorials, you will find that you are getting so many case studies, ठीक है, and you are able to structure answer of those
case studies. You are able to identify what are the ethical dilemmas in those cases. आप अपने आप आइडेंटिफाई करने लगोगे कि उन केसेस में ethical dilemma क्या है. You will be able to identify which are the various stakeholders in that particular case. उस particular case में कौन से important stakeholders हैं, उनमें कौन सी ethical dilemma है, ठीक है, किस तरह से एथिकल रिजोल्यूशन को यूज करते हुए उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है ना. तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हो. इसका मतलब एक बात जो हमें मंत्र की तरह समझ लेना है वो ये है कि जीएस पेपर 4 ethics, integrity and aptitude is not about how many books you read. It is about how many expert are you इन थिंकिंग एंड अप्लाइंग द आइडियाज. ठीक है, कितनी किताबें पढ़ ली, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको इफेक्टिव रूप से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. सो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. सो आई होप दैट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस मॉड्यूल, ठीक है, यू विल गेट अ वेरी गुड अप्रोच ऑफ दिस रिफ्लेक्टिव स्टडी. ठीक है, you will be in a position, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि वो रिफ्लेक्टिव स्टडी क्या होता है. शायद आपको आज की क्लास से ही समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये हमारी लेक्चर 2.5 आवर्स की होने वाली है. दूसरी चीज़, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, PYQs, इन सबको अगर आप मिला देते हो, सो दिस इज व्हाट द मंत्रा फॉर द हाई मार्क्स इन द एथिक्स पेपर. ठीक है, यही मंत्र है. तो इसके लिए कोई कॉन्फिडेंशियल तरीका नहीं है, ठीक है. डिफरेंट टॉपर्स हैव डिफरेंट अप्रोचेस. Then now in this digital world it is very easy, they will communicate with you, ठीक है. many of them will suggest various classes of various teachers who run the ethics program, but इन सभी चीज़ों के बीच में जो एसेंस है वो यही है, ठीक है, कि चाहे जो भी जिस तरह की भी अप्रोच बता रहा हूँ, बट अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि जीएस के जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उनका रिफ्लेक्शन जीएस पेपर 4 में हो, PYQ की अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर आप कर लो, और करेंट अफेयर्स में जो भी गवर्नेंस रिलेटेड, इथिकल गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अपेयरिंग 2026, तो आप 25-26 में जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं, एक बार उनको केस स्टडीज़ के रूप में, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन दैट, सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट. वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा. अब जो इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है सिलेबस क्या है, ठीक है. यहाँ पर देखो, मैंने डेफिनेशन नहीं बताया कि एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये सब मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, इसीलिए मैं कोई डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पूरी की पूरी क्लास में. तो देखो, सिलेबस क्या है, ये इसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कंपोनेंट है कि एक बार हमें ये जानना चाहिए कि कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है. ये हमें जरूर समझना बहुत ज़रूरी है. तो जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें जो सिलेबस है इसमें टोटल देखिए 6 टॉपिक्स और प्लस ये 8 टॉपिक्स. तो अगर हम देखें, मतलब ओवरऑल ब्रॉडर डिवीजन करें, सो देर आर टोटल 8 टॉपिक्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस. वो 8 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. व्हेन आई विल डिस्कस दिस चैप्टर तो मैं डेफिनेशन पे बात करूंगा. दूसरा टॉपिक है एटीट्यूड, ठीक है. थर्ड टॉपिक है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज. एंड फोर्थ टॉपिक इज इमोशनल इंटेलिजेंस. फिफ्थ टॉपिक इज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, है ना. सिक्स टॉपिक इज पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना. तो ये तो एक मतलब 6 टॉपिक्स हो गए, और रिमेनिंग 2 टॉपिक्स आर, वन इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड द नेक्स्ट वन इज केस स्टडीज, ठीक है ना. तो केस स्टडीज एक तरह से जो ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? केस स्टडीज, ठीक है. तो केस स्टडीज इज द मिसलेनियस वन, कि इसमें सब कुछ क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा. So there are total 8 chapters. I hope that you can get this point. Now this is chapter 1, ethics and human interface. यानी कि the syllabus has been defined, है ना. So there is one topic and then there are subtopics in that particular topic.
टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, तो एक बार इससे भी हम फेमिलियर हो जाते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पहला टॉपिक है और इसके सब टॉपिक क्या है? तो सब टॉपिक नंबर 1 इज, दिस इज सब टॉपिक नंबर 1 इज एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। ठीक है। सेकेंड इज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, इसके बारे में जानना है। द थर्ड इज एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, है ना, एंड एथिक्स इन public relationships, this we need to understand. And the next one is human values. ठीक है, ये हुआ सारे के सारे सब टॉपिक चैप्टर 1 में, टॉपिक 1 में। नाउ इन टॉपिक 2 इज एटीट्यूड, और एटीट्यूड में हमें क्या पढ़ना है? पहला सब टॉपिक क्या है? कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है। सेकेंड सब टॉपिक क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड एंड इट्स रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ों को डिकोड करूंगा, एक एक डेफिनेशन को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने डिकोड करूंगा। नाउ द थर्ड सब टॉपिक इज मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। फोर्थ इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो विद इन टॉपिक नंबर 2 देर आर 4 सब टॉपिक्स गिवन हियर। नाउ वी कम टू द टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। और यहाँ पे सब टॉपिक्स हैं। कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं? तो पहला इंटीग्रिटी के बारे में जानना है हमें। सेकंड इज इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप के बारे में जानना है। थर्ड हमें डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज पढ़ना है। फोर्थ हमें एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर रहा। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसके अंदर टोटल 2 सब टॉपिक्स हैं। पहला है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द सेकेंड वन इज यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, अभी बहुत सारे वर्ड्स आपको नए लग रहे होंगे, तो हम उन सारे वर्ड्स पे, टर्मिनोलॉजीज पे बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 में देर आर 2 subtopics. Now we are coming to topic number 5. एंड टॉपिक नंबर 5 में केवल एक सब टॉपिक है। तो पहले टॉपिक नंबर 5 क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, और इसके अंदर सब टॉपिक दिया हुआ है कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी यहाँ पे इंडिया और वर्ल्ड दोनों के इंपॉर्टेंट मोरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स को पढ़ना है। ठीक है ना, तो वर्ल्ड के भी इंपॉर्टेंट मोरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स को पढ़ना है। और यहाँ पे सिलेबस को बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि किन थिंकर्स को पढ़ना है, विच थिंकर्स यू हैव टू स्टडी, यूपीएससी हैज नॉट गिवन। ठीक है, द लिस्ट। ओके, तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से थिंकर्स और फिलोसोफर्स को हम पढ़ेंगे। ऑब्वियस इसके लिए इंसाइट हमें कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और एनसीईआरटी बुक्स से। ठीक है, सो दिस विल गिव अस insight that which thinkers and philosophers we should include here. Now the next is topic number 6, that is public civil service values and ethics in public administration. ये अगला टॉपिक है, और यहाँ पे सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो पहला सब टॉपिक है स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कौन कौन से, इसका स्टेटस क्या है और इससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ, प्रॉब्लम्स क्या है, ये जानना है। एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इसको समझना है। द थर्ड वन इज लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्शियंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, इसे समझना है। द फोर्थ वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हो गए 6 में। 6 में 2 और सब टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं चैप्टर से। टॉपिक 6 में वन इज एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। अब आप देखो कितने ब्रॉडर एरियाज को कवर कर रहा है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू टॉपिक नंबर 7। ठीक है, सो इन टॉपिक नंबर 7, द टॉपिक नंबर 7 इज प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, एंड हियर 4 सब टॉपिक्स आर गिवन। ठीक है, not 4 but total 8 subtopics are given. So the first is concept of public service. The second is philosophical basis of governance and probity. The third one is information sharing and transparency in governance. And the fourth is right to information. इसके बाद टॉपिक नंबर 7 में ही सब टॉपिक है
fifth numbers of topic, that is code of ethics and code of conduct. The next one is work culture. The next one is citizens charter and the next one is quality of service delivery. ठीक है, तो इसको probity in governance वाले टॉपिक में यूज किया गया. ठीक है, तो ये रहा चैप्टर नंबर 7. नाउ वी आर कमिंग टू चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 8, चैप्टर नंबर 8. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 केस स्टडीज है. मैंने बताया कि टोटल जो 7 चैप्टर्स हैं उनका एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 8 है, यानी कि आफ्टर रीडिंग दीज 7 चैप्टर्स, ठीक है, we will be having a problem solving ability. We will be in a position, ठीक है, to solve this ethical dilemma. We will be in a position for the application of ethical principles and values in real life scenarios. ठीक है, हम अप्लाई कर पाएंगे. बट देखो, हमें एग्जाम में तो पेपर पे लिखना है ना कि हम कैसे एथिकल डिलेमास को सॉल्व कर रहे हैं. तो देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी चीज को करना और जो आपने किया, जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया, उस बात को पेपर पे लिखना, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, तो पेपर पे लिखना ज़्यादा चैलेंजिंग है, वो भी आपको लिमिटेड टाइम में लिखना होता है. एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, टाइम कॉन्स्टेंट्स अलग फैक्टर होते हैं. तो आपने किसी सिचुएशन में डिसीजन कैसे लिया, ठीक है, किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए लिया, कैसे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया, नेचर ऑफ प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे किया, ये सब कुछ जब एक आंसर में लिखना होता है तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है. तो इस चैलेंज से को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि कौन से, जैसे इतने सारे वर्ड्स मैंने यूज़ किए, डेफिनेशन तो किसी का नहीं बताया, लेकिन आप खुद बताओ कि अगर इन डेफिनेशंस का आप रट्टा मारोगे तो अप्लाई कैसे कर पाओगे. ठीक है, तो डेफिनेशन को रटने से नहीं होगा, डेफिनेशन को समझने से होगा और साथ ही साथ उसको अप्लाई करने से होगा, प्रैक्टिस से होगा. बट डिस्कशन इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप. ठीक है ना. तो यूपीएससी में कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जहां मैं मानता हूं कि डिस्कशन है ना इज़ द मोस्ट राइट अप्रोच. डिक्टेशन इज़ नॉट गुड, ठीक है, बट स्टिल देयर इज़ अ ट्रेंड दैट पीपल यूज टू डिक्टेट एवरीथिंग. ठीक है, कि बेटा कलम उठाओ और राम कहानी लिखो. ठीक है, मैंने याद किया हुआ है, मैं बोलूँगा आप लिखो. ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू बढ़ते जाओ. ठीक है, 4 to 5 years तक वही नोट्स क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है. सो दिस अप्रोच इज़ नॉट गुड, है ना. दिस मॉड्यूल इज़ वेरी मच डायनेमिक, इट इज़ इवॉल्विंग इन नेचर. ठीक है, and that's why discussions are one of the most important part in this module which we will do in our classes. ठीक है, और ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की अपनी अलग चैलेंजेस होती हैं, बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट. ठीक है, सो इफ़ आई विल हैव टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स, सो आई विल हैव टू use this online medium. So I am trying to make it more and more communicable, कि मैं क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं, या when I am delivering the lectures I will incorporate, ठीक है, all those questions that could strike in the mind of a common student. ठीक है, कि मैं क्या करूं कि आपके दिमाग में एक बच्चा जो अभी बिगिनर है किसी टॉपिक को पढ़ते हुए, उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, मैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के लेक्चर को डिज़ाइन करूं. तो ऐसी कंडीशन में शायद इस लेक्चर से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा. बट लेक्चर्स थोड़ी लंबी हो जाती हैं और ये दिस इज़ क्वाइट नेचुरल. ठीक है, तो किसी भी थीम को समझने के लिए लर्निंग प्रोसेस का आउटकम ज़्यादा बेहतर तभी होता है जब हम बिना किसी जल्दीबाजी के आराम से टॉपिक्स को समझते हुए, डेफिनेशंस को डिकोड करते हुए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, तो फिर लर्निंग आउटकम बेहतर हो जाता है. ठीक है ना. सो दिस इज़ द पॉइंट हियर. नाउ सिलेबस आपने देख लिया, और एक बात आप सभी लोगों को पता होगा, दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, दैट GS पेपर 4, okay, GS पेपर 4 was introduced in the UPSC syllabus in 2013. ठीक है, GS पेपर 4 को UPSC सिलेबस में 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इसके पहले तो GS पेपर 4 नहीं था UPSC के सिलेबस में. एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जैसा कोई पेपर नहीं था. तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी UPSC को कि 2013 में GS पेपर 4 को इंक्लूड कर दिया, ये भी हमें समझने की ज़रूरत है.
तो देखो 2013 में जीएस पेपर 4 को इनकॉर्पोरेट किया गया, बट इसके पीछे एक रीज़न है। और रीज़न क्या है कि देखो हमारी सोसाइटी जो है, द नेचर ऑफ दिस सोसाइटी इज ऑल्सो डायनेमिक। ठीक है, समाज भी क्या है, काफ़ी डायनेमिक है, इट्स नॉट स्टैटिक, इट इज़ ऑलवेज इन अ इवॉल्विंग स्टेज। ठीक है, सोसाइटी भी हमारी कॉन्टिन्यूस इवॉल्व होती रहती है। ठीक है, अच्छा जब हमारी सोसाइटी इवॉल्व करेगी तो सोसाइटी के सामने नए चैलेंजेस भी आएंगे। ठीक है, सोसाइटी का नेचर क्या होता चला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। सोसाइटी डे बाय डे क्या होती चली जा रही है, इवॉल्व होती चली जा रही है। अच्छा बताओ, इस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए हमारे पास गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल्स हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के जब चैलेंजेस, जैसे सोसाइटी डायनेमिक वैसे चैलेंजेस डायनेमिक, तो उनको सॉल्व करने के लिए जो गवर्नेंस है वो भी तो डायनेमिक होना चाहिए, डायनेमिज्म होना चाहिए। यानी कि चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो या एथिकल गवर्नेंस के जो भी पैरामीटर्स हों जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, वो भी क्या है, डायनेमिक इन नेचर। यानी कि ये जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी के सामने जो नए चैलेंजेस हैं, ठीक है, उन नए चैलेंजेस को देखते हुए उन नए चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है, इसके लिए हमारे गवर्नेंस लैंडस्केप में भी सुधार की ज़रूरत थी। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, रैम्पेंट करप्शन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, भ्रष्टाचार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। 1990s का दौर था, इट वाज 1990s व्हेन एलपीजी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आपको पता होगा, ठीक है, कि इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए 1990s में। ठीक है, और ये 1990s का ही दौर था जब ओईसीडी, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हो, 1990s में ही ओईसीडी, ठीक है, इस बात पे जोर दे रही थी कि मतलब ओईसीडी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो ओईसीडी का जो काम होता है बेसिकली वो ये है कि ओईसीडी डज व्हाट, है ना, इट स्टडीज द इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, देयर आर मेंबर कंट्रीज, दैट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट का काम होता है कि इन कंट्रीज़ की जो भी इकोनॉमिक, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, इनको लगातार क्या करती है, स्टडी करती है। ठीक है, उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको स्टडी करती है। और चूंकि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल फोरम है, तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशंस भी देती है। ठीक है, कि जो इकोनॉमिक, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, इनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, पब्लिक गवर्नेंस को और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, सिविल सर्विस में और कौन कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तो देखो इंडिया में 1990s का रिफॉर्म हो रहा था, और ये वही दौर था जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट ने, ठीक है, 1990s में ही फर्स्ट सेट ऑफ रिकमेंडेशंस दिए कि भाई पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, में किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, पब्लिक इंटीग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसकी बात ओईसीडी ने 1990s में की थी। इंडिया में नए रिफॉर्म्स आए, और उसके बाद से जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, लंबे समय तक, मतलब काफ़ी समय से वो ये चाह रहे थे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है इसको बदला जाए, और इस सिलेबस में उन रिकमेंडेशंस को, ठीक है, जो ग्लोबल फोरम पे डिस्कस हो रहा है कि हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नाम तो हमने कह दिया कि भाई इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्टील फ्रेम है। ठीक है, बट वो ऐसी भी स्टील फ्रेम ना हो जाए कि आम लोगों की आवाज़, ठीक है, उस फ्रेम से टकरा के दम तोड़ दे। ठीक है, वैसा स्टील फ्रेम हमें नहीं चाहिए। मेरी बात समझ गया ना? तो बदलाव की ज़रूरत थी। तो यूपीएससी ने ये जो, कई कंट्रीज़ में इस मुद्दे पे बातचीत हो रही थी कि एथिकल रिफॉर्म्स करने चाहिए, ठीक है, तो यूपीएससी ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, करिकुलम है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है ना? और बदलाव की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो नए कैंडिडेट्स सिविल सर्विसेज में एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना,
उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जांचा परखा जा सके, ठीक है ना, कि उनमें वो कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स आफ्टर 1947 आज़ादी के बाद से, ठीक है, आप देखो कि 50 to 60 years what we see that the bureaucratic structures were became very rigid, they became hierarchical, they became slow, they were prone to red tapeism। तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो क्या हो चुका था, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही का शिकार हो चुका था, ठीक है ना। अच्छा देखो, ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट, सर्विस, ये तो सर्विस है, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है, नौकरशाहों को। आप राजा जैसा और फ्यूडल सामंत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, बट हम क्या देखें कि इंडिया में जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो राजा और सामंत की तरह बिहेव करने लगे थे। इसका मतलब क्या है कि रिजिडिटी, हायरकियल हो चुका है, स्लो हो चुका है, रेड टेपिज्म का शिकार हो चुका है। तो उस ब्यूरोक्रेटिक को ज़्यादा, ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाया जाए, ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए, गवर्नेंस को ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए, ये ज़रूरी था। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी में ये सारे रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से क्या होता चला जाएगा, उठता चला जाएगा। इट मीन्स इट विल स्टार्ट, व्हाट विल हैपन, द पब्लिक ट्रस्ट विल स्टार्ट इरोडिंग। और आम जनता का विश्वास जब ब्यूरोक्रेसी से ख़त्म होगा तो ये हमारे कंट्री के सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की नौकरशाही, इससे लोगों का विश्वास कैसे ख़त्म हो गया था, ठीक है, हाउ पब्लिक ट्रस्ट वॉज इरोडेड, ठीक है। तो समय के साथ साथ जैसे सोसाइटी डायनेमिक होती है, ठीक है, वैसे ही हमारे गवर्नेंस को भी डायनेमिक होना पड़ेगा। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें ग्लोबलाइजेशन ने जो नई चैलेंजेस क्रिएट किए, उन चैलेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को ढालना होगा, इनकॉर्पोरेट करना होगा, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लानी होंगी, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स को, ठीक है, जो टेक्नोक्रेट्स भी होना पड़ेगा, मीन्स इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंस कोशेंट। इसके अलावा आपके पास टेक्निकल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, और इस रिफॉर्म्स का ही एक हिस्सा है कि हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे, जीएस पेपर 4, जो 250 मार्क्स का होगा। और उस पेपर में बच्चों से जो सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, बच्चे जो आंसर लिखेंगे उसके इवैल्यूएशन से हम उस कैंडिडेट की पर्सनालिटी को भी जज करेंगे। हालांकि उसके लिए अलग से एक पर्सनालिटी टेस्ट है जिसको आप इंटरव्यू के नाम से जानते हो, बट दिस एथिक्स पेपर 4 इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी टेस्ट लिखा नहीं है, बट स्टिल दिस इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है। essay is also the test of your personality, and not only this, all papers of GS मेंस एंड ऑप्शनल, ऑल आर द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, ठीक है। इसीलिए बार बार आपने देखा होगा कि जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं सिविल सर्विसेज के फील्ड में, जब भी वो आपको गाइड करेंगे तो राइट डायरेक्शन में वो गाइड करेंगे, और बार बार वो ये बात कहेंगे, है ना, कि बेटा ये एग्ज़ाम जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये एकेडमिक एग्ज़ाम से अलग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या चेक किया जाता है कि ये कैंडिडेट में वो कॉम्पिटेंस है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कॉम्पिटेंस है कि नहीं, ठीक है। और वो कुछ क्वेश्चन दे के उसके आंसर्स को देख के हम जज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है कि आपको उस तरह के अप्रोच में खुद को डालना होगा, और वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। सो ओनली बुक्स, only printed material, only rote learning, only memorization is not going to solve this challenge, ठीक है। अब मुझे भी ये पता है, ये बड़ा प्रैक्टिकल लगता है बच्चों को कि 2 घंटे की, 2.5 घंटे की क्लास है, और इफ़ आई विल स्टार्ट डिक्टेटिंग एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग, है ना। तो डिक्टेशन के बाद बच्चा जब लिखता है तो क्या होता है कि ही मेक 6 to 7 पेजेस ऑफ नोट्स आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्लास। तो उसे लगता है हाँ, हम क्लास से आज कुछ लेके आए हैं जो कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे हमारी कॉपी में रखा हुआ है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप क्लास से जो कुछ भी लेके आओ, ठीक है, वो थॉट्स कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं उसको प्रॉस्पर बनाए, और
उस आइडियाज़ को, उस कीवर्ड्स को आप नोट्स के से क्या करो, बार बार रिवाइज कर लो, ठीक है, पॉलिश कर लो। तो नोट्स का पर्पस यहाँ पे कुछ अलग है। एथिक्स में नोट्स, सॉरी, ऑप्शनल पेपर में नोट्स का अपना अलग एक इम्पॉर्टेंस है, बट एथिक्स और एस्से अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्कशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। सो व्हाई यूपीएससी इंट्रोड्यूस्ड दिस सिलेबस, ओके। तो आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि पहली बात क्या है कि नीड फॉर एथिकल गवर्नेंस इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कि 21st सेंचुरी की जो सोसाइटी है, हम क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी में न्यू चैलेंजेस हैं, ठीक है, और इन न्यू चैलेंजेस को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए यूपीएससी ने कहा कि भाई केवल टेक्निकल कॉम्पिटेंस से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनके अंदर इंटीग्रिटी, इम्पैथी, ऑब्जेक्टिविटी, सिंपैथी, एम्पैथी, पब्लिक सर्विस वैल्यूज, ये सब ठीक ढंग से ट्रेनिंग में तो डेवलप किया ही जाता है, बट एग्जाम में भी इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा बच्चों को एग्जामिन करना है, ठीक है, कि वो कंपैटिबल है कि नहीं। दूसरा है रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग केसेस ऑफ, ठीक है, एथिकल फेलियर्स, ठीक है। एथिकल फेलियर्स क्या है? एथिकल फेलियर्स का मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केसेस, राइट। जैसे मैं अभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि किसी आईआरएस ऑफिसर के घर पे छापा पड़ा, तो वहाँ पे है ना ऑलमोस्ट 3 to 4 kgs ऑफ गोल्ड और 1 to 2 CR कैश और तमाम तरह की चीज़ें पकड़ी गई। तो हमने क्या देखा कि करप्शन स्कैंडल्स आर एक्सपोर्ट डे बाय डे, ठीक है। मध्य प्रदेश में देयर वाज अ कांस्टेबल और उसके घर से करोड़ों रुपए मिले, है ना। तो करप्शन स्कैंडल्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ये क्या दिखला रहा है कि कहीं ना कहीं क्राइसिस है इस सिस्टम में, या जो ब्यूरोक्रेट्स इस सिस्टम में इन कर रहे हैं, ठीक है, वो पब्लिक सर्विसेज वैल्यू को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, या दे आर नॉट मोरली अपराइट, ठीक है ना। दे आर नॉट मोरली अपराइट, दे हैव पास द एग्जामिनेशन, ओके, दे हैव टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ठीक है, बट दे डोंट हैव दैट इंटेंशन टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है। दे आर थिंकिंग दैट वी हैव बिकम सम फ्यूडल लॉर्ड, सामंत बन गए या फिर राजा बन गए, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म का वो एक हिस्सा बन जाते और आम लोगों का ही शोषण शुरू कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि ग्रोइंग केसेस ऑफ एथिकल फेलियर्स, ठीक है, देयर वर सो मेनी करप्शन स्कैंडल्स इन विच सिविल सर्वेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, ओके, एंड दिस वाज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न कि अगर सिविल सर्वेंट्स इस तरह से करप्शन करेंगे तो फिर देश को हम कैसे इफेक्टिवली चला पाएंगे, ठीक है। देश तो इन्हीं के भरोसे चलना है, तो अगर ईमानदार लोग रहेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा देश और बेहतर बनेगा, ठीक है, ज़रूरी है। यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, इट इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर हॉलिस्टिक ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। यानी कि ये जो सिलेबस में नया बदलाव लाया गया, ये मोर हॉलिस्टिक ब्यूरोक्रेसी को डेवलप करने का एक क्या है, तरीका है। यानी कि केवल और केवल बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, टू जज अ कैंडिडेट, टू एग्जामिन अ कैंडिडेट। इसके अलावा हमें क्या देखना होगा एग्जाम में कि डायलेमास को सॉल्व करने में वो किस तरह के मोरल कंपास को यूज कर रहा है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल क्या है उस पर्सन का, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को लेकर टॉलरेंस और एम्पैथी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें भी कैंडिडेट में हमें थोड़ी सी एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और इसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको पॉलिश किया ही जाएगा। तो एक ये रीज़न था। दूसरी चीज़, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज़ इन रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि सिविल सर्वेंट्स को और भी ज़्यादा कैपेबल बनाने की ज़रूरत है, एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, ताकि, ठीक है, वो क्या कर सके, ठीक है, रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर सके। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अगर सॉल्व करना है तो वैल्यू बेस्ड, ठीक है, मैनेजमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस, बिकॉज देयर आर सो मेनी बायसेस दैट वी सी, ठीक है। वैल्यू बेस्ड डिसीजंस ले, अंडर प्रेशर होने के बावजूद भी आपका डिसीजन कैसा हो, वैल्यू बेस्ड डिसीजन हो। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अगर आपके पास हो तो भी आपका डिसीजन कैसा हो, वैल्यू बेस्ड डिसीजन हो, ठीक है। इसके लिए कोशिश करनी है, ठीक है। और क्या पर्पस हो सकता है कि जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं फॉर सिविल सर्विसेज, है ना, इसको बेहतर ढंग से कैंडिडेट्स में क्या किया जा सके, इंस्टिल किया जा सके।
फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज एक चैप्टर ही है इसमें, जिसमें इंटीग्रिटी की बात की गई है, प्रोबिटी की बात की गई है, इम्पार्शलिटी की बात की गई है, ऑब्जेक्टिविटी की बात की गई है, कंपैशन की बात की गई है, एम्पैथी की बात की गई है, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज की बात की गई है, हाउ अ सिविल सर्वेंट कैन बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स इसकी बात की गई है, और इसके साथ ही साथ सिविल सर्वेंट हाउ ही कैन और ही और शी कैन इंश्योर फेयर जस्ट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें एक कैंडिडेट की जो कॉम्पिटेंस है उसको हम बेहतर ढंग से जज कर सकें, इसके लिए ये पेपर इंक्लूड किया गया है। और साथ ही जो मैंने बताया कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, ठीक है, विश्व के दूसरे देशों में भी इस तरह के सुधारों की बात चल रही है, तो उन ग्लोबल ट्रेंड्स को भी अलाइन करना है, और इस वजह से भी ये रिफॉर्म्स बड़े ही ज़रूरी थे। एंड फाइनली दीज रिफॉर्म्स और इंट्रोडक्शन ऑफ जीएस पेपर 4 इन यूपीएससी सिलेबस विल डू व्हाट, विल एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन नॉलेज एंड कैरेक्टर। ठीक है, जैसे एक बार एक इससे भी पूछा गया था, महात्मा गांधी का एक कोटेशन है कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। ठीक है ना, यानी नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो है, ठीक है, इसको और बेहतर या सिविल सर्विसेज में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कैसे एक एस्पायरेंट में देखी जाए, कैसे उसको और पॉलिश किया जाए, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो नॉलेज तो ठीक है, आपको नॉलेज होना चाहिए, बट जीएस पेपर 4 क्या करेगा, किस चीज़ को एग्जामिन करेगा, कैरेक्टर को। ठीक है, नॉलेज तो देख लेंगे, जीएस पेपर 1 2 3 ऑप्शनल। ठीक है, तो ये चीज़ है कि बैलेंसिंग नॉलेज एंड कैरेक्टर। ठीक है ना, ये चीज़ है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को डेडिकेशन के साथ सर्व करना, ठीक है, या फिर है ना जो नेशनल इंटरेस्ट है इसको इंटीग्रिटी के साथ आप आगे ले जा रहे हो, प्रोमोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, ये चीज़ है। यानी ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जीएस पेपर 4 जो 2013 में इंक्लूड किया गया यूपीएससी सिलेबस में, इट वाज अ नेसेसरी रिफॉर्म, इट वाज अ नेसेसरी अनअवॉइडेबल स्टेप विच वाज फॉलोड बाय यूपीएससी। ये एक नेसेसरी स्टेप था, अनअवॉइडेबल स्टेप था। ठीक है, नेसेसरी रिफॉर्म था। ठीक है, कि जो नॉलेज बेस्ड रिक्रूटमेंट था, यानी कि 2013 के पहले नॉलेज बेस्ड रिक्रूटमेंट है, अभी क्या किया गया, नॉलेज बेस्ड रिक्रूटमेंट के साथ साथ, ठीक है, वैल्यू बेस्ड एंड कैरेक्टर बेस्ड रिक्रूटमेंट इसको भी शामिल कर लिया गया। सो द इंक्लूजन ऑफ एथिक्स पेपर in 2013 shows that now civil service exam, yes it is knowledge based, but at the same time, अच्छा देखो नॉलेज में भी मैं बता चुका हूँ कि वो बुकिश नॉलेज और एकेडमिक नॉलेज की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो नॉलेज बेस्ड के साथ साथ वैल्यू बेस्ड। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमने क्या कहा कि वैल्यू बेस्ड के साथ यहाँ पे कैरेक्टर बेस्ड और कैरेक्टर ड्रिवन रिफॉर्म्स की तरफ एक कदम हमने आगे बढ़ाया। तो ये रहा। तो मुझे लग रहा है कि आपको सिलेबस की एक समझ हुई, बेसिक समझ कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे आपको क्या करना है कि सिलेबस में कितने टॉपिक्स दिए गए ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो रट्टाफिकेशन क्या करना, ऑब्वियसली विल डिकोड द सिलेबस, सिलेबस के एक एक वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज को हम डिकोड करेंगे, बट पहला उसमें जो आपका सबसे बड़ा स्टेप होगा वो क्या करना है आपको कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट इज़ द सब टॉपिक, ये आपको क्लियरली याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले उसको याद कर लो, और क्लास में उन कीवर्ड्स को मैं डिस्कस करूंगा, डिकोड करूंगा, तो आप उसको और बेहतर समझने लगोगे। ठीक है ना, एक और बात और मैं बताऊं कि जीएस पेपर 4 का इंक्लूजन, ठीक है, एथिक्स पेपर का इंक्लूजन 2013 में हुआ। इसके पहले एक और रीज़न था, और वो रीज़न क्या था कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है, इस गवर्नेंस मॉडल में, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म तो आपको पता ही होगा, है ना, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं और बिजनेसमैन हैं, इन तीनों का जब नेक्सस बन जाता है, ठीक है, तो और वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने लगते हैं, और जिसमें मार्जिनलाइज्ड क्लास का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होने लगता है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं क्रोनी कैपिटलिज्म में। देखो क्या है वो, कौन कौन सा है। जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म में देखो बाबूशाही एंड लीडरशाही इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, नेताशाही
बाबूशाही एंड लीडरशाही। देखो लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स, बट यहाँ पे इस टर्म को मैंने क्यों लिखा बाबूशाही एंड लीडरशाही। जैसे कुछ फिल्म्स कम अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप सबने ये वेब सीरीज ज़रूर देखी होगी मिर्ज़ापुर, ठीक है ना। और मिर्ज़ापुर में कैरेक्टर कौन है, कालीन भैया। और कालीन भैया का एक फेमस डायलॉग क्या है, ठीक है, कि मिर्ज़ापुर में कानून नहीं, कालीन भैया का ऑर्डर चलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो आपकी पोस्टिंग मिर्ज़ापुर में हो गई, और ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ापुर या एक और वेब सीरीज आई थी वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो ऐसा नहीं कि ये कोई यूटोपियन लैंड है, यूटोपियन का मतलब इमेजिनरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जहाँ इस तरह के दबंग लोग हैं, अभी भी हैं, ठीक है। अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने में दबंग भरे पड़े हैं, ठीक है। तो उसी दबंगों में से एक दबंग की कहानी है कालीन भैया की कहानी मिर्ज़ापुर से, ठीक है। अच्छा, ये डायलॉग क्या दिखलाता है कि मिर्ज़ापुर में कानून नहीं, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, मेरी बात समझ गए, गवर्नेंस मॉडल फेलियर, क्रॉनी कैपिटलिज्म है, और कालीन भैया का ऑर्डर चलता है। तो ये क्या दिखला रहा है कि बाबूशाही और लीडरशाही ने किस तरह से मिर्ज़ापुर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कोलैप्स कर दिया था, ठीक है। ये बात समझ गया, फिल्म से भी वेब सीरीज से भी बहुत एग्जाम्पल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ बाबूशाही और लीडरशाही। इसी तरह से आपने एक और कैरेक्टर देखा होगा, ये फैजल खां, गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या कहता है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। अब इसका मतलब देखो डीप कॉन्सेप्ट क्या है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। इसका मतलब क्या है, हियर ही इज टॉकिंग अबाउट 3 जनरेशंस, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, ठीक है। यानी जनरेशनल रिवेंज लेने की बात कर रहा है। हियर द कैरेक्टर फैजल खां इज सेइंग कि सबका बदला लेगा। इसका मतलब क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, ठीक है, या जुडिशरी को जो काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। और जिसको न्याय नहीं मिला, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, लास्टली वो क्या करता है, वो वायलेंस को यूज करता है, करप्ट मीन्स को यूज करता है। उस वायलेंस और करप्ट मीन्स से वो किस चीज की बात कर रहा है, रिवेंज की बात कर रहा है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे वेब सीरीज में ये जो कैरेक्टर है फैजल, ठीक है, फैजल ही है, आई होप यही नाम था शायद, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये कैरेक्टर इवॉल्व होता है। जैसे आप इसका जो पहला जो वेब सीरीज का पार्ट 1 है, इसमें आप देखोगे कि ये बिल्कुल क्या चल रहा है घर में, परिवार में किस तरह का माहौल चल रहा है, ये उन सब से अलग है, गांजा और चिलम पीने में व्यस्त है। बट दूसरे फेज में एक कैरेक्टर क्या होता है, इवॉल्व होता है, और किधर चला जाता है, वायलेंस की तरफ चला जाता है, जनरेशनल रिवेंज लेने के लिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो ये सारे मैकेनिज्म है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाबूशाही सिंपली मीन्स व्हाट, देखो मैंने ये करप्शन की मैंने बात की कि करप्शन, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे देख लो बहुत सारे मीडिया पर्सनल्स हैं, ठीक है, किस तरह से कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड हैं, ये भी इसी में आ जाते हैं। बाबूशाही का मतलब क्या है, ठीक है। तो बाबूशाही बेसिकली वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक खास तरह के ब्यूरोक्रेटिक कल्चर के लिए। और उस ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रेड होती है, लाल फीताशाही। और 1990s के पहले ये बाबूशाही बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। और इस रेड टेपिज्म में क्या होता है, इस रेड टेपिज्म में जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, सिंपैथी और एम्पैथी की जगह क्या आ जाता है, एपैथी आ जाता है। साथ ही साथ सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्टेटस क्विज्म, ओवर डिपेंडेंस ऑन प्रोसीडर्स रेदर देन आउटकम्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आने लगती है। यानी कि ये जो आपको फीचर्स दिख रहे हैं बाबूशाही के, रेड टेपिज्म के, जिसमें ब्यूरोक्रेट खुद को, है ना, एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह समझने लगता है, उसके अंदर जो नोशन ऑफ सर्विस है वो मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑल दीज आर द कॉलोनियल लिगेसी, वेयर वी आर कॉलिंग इट बाबूशाही एंड नेताशाही इज कॉलोनियल लिगेसी।
बिकॉज इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल बिफोर 1947। ठीक है, तो अंग्रेजों के लिए इंडिया क्या थी, एक कॉलोनी थी। ठीक है, और उस कॉलोनी को उन्होंने क्या किया था, ठीक है, आर्बिट्ररी तरीके से, मनमाने ढंग से, ठीक है, दे हैड जस्टिफाइड देयर प्रेजेंस इन इंडिया। बट हम सबको पता है कि कॉलोनी और जो पेरेंट नेशन होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो मेन पर्पस जो था वो था इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना इस कॉलोनी को, ठीक है, और अपना डोमिनेंस बनाए रखना, और उसके लिए नेताशाही और बाबूशाही जैसी चीज़ों का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, दिस वाज नॉट नीडेड ना। ठीक है, 1947 के बाद तो देश आज़ाद है। ठीक है, देश का जो आम आदमी है वही तो देश का मालिक है। ठीक है, तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए थी, बट वो नहीं बदल रही थी, ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। हालांकि अब क्या है, काफ़ी इसमें कमी आ गई है, बट स्टिल देर आर ट्रेसेस एलिमेंट्स। लीडरशाही is refers to the phenomena where elected political leaders dominate the system। ठीक है, कि इलेक्शन के बाद जो इलेक्टेड लीडर है, पॉलिटिशियन है, धीरे 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 धीरे, ठीक है, जिस सिस्टम में उसे सर्व करना है, लोगों की सेवा करनी है, ग्रेजुअली वो क्या करता है, स्टार्टेड डोमिनेटिंग द सिस्टम। वो उसी सिस्टम को डोमिनेट करने लगता है, ऑफन बाईपासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी एंड मैनिपुलेटिंग ब्यूरोक्रेसी फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन। वो धीरे धीरे क्या करता है, देखो उसको क्या करना है, द लीडर हु इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज टू अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको तो संविधान की मर्यादा को बनाए रखना है। ठीक है, लेकिन वो उसके उल्टा काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कई बार संवैधानिक दायरों से बाहर जाकर उस पूरे के पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करके, ब्यूरोक्रेसी के साथ गठजोड़ करके, और कई बार ब्यूरोक्रेट्स पे दबाव बना के वो उस सिस्टम को अपने पर्सनल गेन के लिए और पॉलिटिकल गेन के लिए, ठीक है, मिसयूज करने लगता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि ऐसी कंडीशन में क्या ये हमारे सामने चैलेंज नहीं है? क्या इससे देश के आम नागरिकों के सामने चुनौती नहीं होगी? ऑब्वियस से होगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि इससे क्या हो रहा है, दिस रिफ्लेक्ट्स टू अ सिचुएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवररीच एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसे ही हम प्रशासन का राजनीतिकीकरण भी कहते हैं। ठीक है, कि ये अगर आप भाई ब्यूरोक्रेट बने, ठीक है, तो किसी पॉलिटिशियन का कॉल आएगा। मान लो आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन बना दिए गए, किसी पॉलिटिशियन का कॉल आया कि भाई मेरे दामाद को एसडीएम बना दो। अब आपके पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस क्या है कि आप, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, उसको बाईपास करके कुछ करप्ट मीन्स से, ठीक है, कुछ एक फेवरेट कैंडिडेट्स जो हैं किसी पॉलिटिशियन के, उसको आपने इन करा दिया। और ये ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धांधली की बात मैं कहीं कोई कर रहा हूँ, तो ये कोई बिल्कुल अजीबोगरीब सी बात है। ऐसा होता है, समय समय पे इसके मामले आते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उसमें कुछ फेरबदल किया। ठीक है, आपने क्या किया, करप्ट मीन्स को यूज़ करके ऐसे कैंडिडेट्स को सर्विस में इन कर दिया जो उस सर्विस के योग्य थे ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने बाईपास किया कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपके सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं, इसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और इससे आप क्या हुए, उस पॉलिटिशियन के गुड नोट में आ गए कि अरे यार ये अधिकारी तो बड़े काम का है, जो बोलो वो कर देता है। तो वो पॉलिटिशियन क्या करेगा, वो आगे एफर्ट लगाएगा कि इसको और प्रमोशन मिले, ठीक है, सर्विस में और भी ज़्यादा, ठीक है, आपको प्रमोशन मिले, और भी मतलब बेहतर जगह पे आपको मतलब नियुक्त किया जाए, इसके लिए वो कोशिश करेगा। ठीक है, तो मेनी अ टाइम्स वी सी दैट द ब्यूरोक्रेट्स डू द सेम, कि किसी पॉलिटिशियन की गुड नोट में आने के लिए वो गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना सिविल सर्विस की फाउंडेशन वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, और अब बहुत बार आपने देखा है कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, धीरे 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 वो करप्ट मीन्स से बहुत सारा पैसा भी जमा कर लेंगे, कई सारे पॉलिटिशियंस के कांटेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो बहुत सारा काम ऐसा करते जिसको हम करप्ट, यू कैन से दैट करप्शन की कैटेगरी में रखते। धीरे धीरे ग्रेजुअली व्हाट विल डू, दे विल ज्वाइन पॉलिटिक्स। नाउ दे हैव मनी, they have good connections, they are in the good note of the politicians, they join politics also। ठीक है, many a times they often contest elections, ठीक है, and elections में भी, ठीक है, उनको विक्ट्री मिल जाती है, ऐसा होता है।
तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बाबूशाही और लीडरशाही का, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखला रहा है। बट एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स को ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। तो क्या इसमें वैल्यूज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स को कैसे काम करना चाहिए पॉलिटिकल प्रेशर में, कैसे, ठीक है, प्रेशर सिचुएशंस में भी कैसे बहुत काम रहकर, ठीक है, बहुत शांत तरीके से, ठीक है, बहुत फर्म रहते हुए कैसे नो कहा जाए, इसकी कैसे समझ होनी चाहिए, ऑल दिस विल डिस्कस लेटर, ठीक है। सो दीज आर द टू बेसिक चैलेंजेस विच आवर ब्यूरोक्रेसी वॉज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है ना। ये दो सबसे बेसिक चैलेंज है कि जिससे हमारी ब्यूरोक्रेसी सफ़र कर रही थी, बाबूशाही और नेताशाही, लीडरशाही, ठीक है। अब देखो क्या है दिस कनेक्शन, what you see here, power, wealth, inequality, corruption, and again more power, more wealth, more inequality, more corruption, ठीक है। this simple sketch shows that, देखो, corruption and inequality in the society, ठीक है, it means that both are directly proportional to each other. It means what, अगर करप्शन बढ़ेगा तो उसके साथ ही साथ सोसाइटी में क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी बढ़ेगी। मेरी बात समझ गया ना, ये बात आपको समझना है कि करप्शन से इनइक्वलिटी कैसे बढ़ता है, ठीक है, करप्शन कैसे पनपता है, ठीक है। तो ये करप्शन जो है, पहली चीज पावर, एक बात हमेशा याद रखो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आई एम राइटिंग अ वर्ड हियर, इट विल मेक इट मोर क्लियर, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। इससे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से, इससे क्या जनरेट होगा, अनइक्वल वेल्थ, अनइक्वल वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से क्या आएगा, अनइक्वल वेल्थ। इससे क्या प्रोमोट होगा, इनइक्वलिटी, ठीक है ना। इससे क्या प्रोमोट होगा, करप्शन, करप्शन क्या करेगा, अगेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको प्रोमोट करेगा। इस पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों सिविल सर्विसेज में या फिर इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स के, ठीक है, मतलब पर्सनालिटी को मतलब एग्जामिन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो क्या है, पावर सिंपली मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे किस तरह के पावर की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो पावर का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, ठीक है ना, निर्णयों को प्रभावित करने की किसी इंडिविजुअल की क्षमता की मैं बात कर रहा हूं। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल द रिसोर्सेस, संसाधनों पे नियंत्रण करने की किसी इंडिविजुअल की क्षमता की मैं बात कर रहा हूं। देखो क्या होता है, धीरे धीरे इस सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद, ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो न ब्यूरोक्रेट हैं, न पॉलिटिकल लीडरशिप है, न राजनेता है, बट वो क्या है, लॉबिस्ट है। और धीरे धीरे वो लॉबिस्ट भी क्या करते हैं, बहुत सारा पावर अपने हाथ में एक्वायर कर लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि पावर आने के बाद लोग क्या करने लगते हैं, दे आर इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ठीक है, नीति से संबंधित निर्णय, प्रशासन से संबंधित निर्णय, इन सबको वो इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। और धीरे धीरे जो पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से होने वाला लाभ है, जो बेनिफिट है, जिस पे हक होना चाहिए किसका, ठीक है, ग्रास रूट लेवल या फिर सबका होना चाहिए, वो जो बेनिफिट है इट गेट्स कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल इलीट क्लास, उससे होने वाला लाभ एक स्मॉल इलीट क्लास के हाथ में कंसंट्रेट रह जाता है। मेरी बात समझ गए, इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें क्या करने लगती है धीरे धीरे, ठीक है, इलीट इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगती है, ठीक है, और इलीट इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगती हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इलीट इंटरेस्ट को प्रमोट करते करते उससे जो बेनिफिट होता है, जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब आपका कोई आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन का काम होना है, ठीक है, उसमें कलर होने हैं या फिर कुछ रिपेयर वगैरह होना है, रिनोवेट होना है। अब इसके लिए क्या होगा,
ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके लिए बिडिंग होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्या है कि वहां पे मैंने कहा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं उनमें क्या किया जाएगा, छेड़छाड़ किया जाएगा, उसको मैनिपुलेट किया जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा। और इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि द सेम पर्सन इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स दैट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहीं पे सड़क बन रही है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट ठेका उसको मिल जा रहा है, ठीक है, रंगाई पुताई का भी ठेका उसे मिल जा रहा है, ठीक है, कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग है उसको रिपेयर कराना उसका भी ठेका उसे मिल रहा है, सब कुछ उसे ही मिल रहा है, यानी कि एक खास पर्सन को बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या हो रहा है, जो प्रोसीजर्स हैं उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला जो इनकम है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन, इलीट। और वो उसी को क्यों बार बार मिल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि हिज गुड कनेक्शन विद द ब्यूरोक्रेट्स, जिनको मैंने बाबूशाही कहा। तो यहाँ पे बाबूशाही, नेताशाही, ठेकेदार शाही सब आपस में क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कॉस्ट को इन्फ्लेट करके दिखला रहा है। जो काम 10 लाख रुपए में बहुत इफिशियंटली हो जा रहा है, ठीक है, दे आर गेटिंग फंड्स ऑफ 3 करोड़ 4 CR 3 CR 4 CR फॉर दैट, एंड दे आर स्पेंडिंग 5 लाख रुपीज ऑन द डेवलपमेंट वर्क। ओके, अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा ही केस आया जिसमें एक स्टेशन को रिनोवेट कराने के लिए 15 CR का बजट एलोकेट किया गया, RTI से पता चला, और उस पर एक्चुअल में 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्च किए गए। तो आप बताओ कि ये जो पैसा है, वेल्थ है, ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे अगर गड़बड़ी होगी तो वेल्थ विल बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ स्मॉल एलीट क्लास। ठीक है, धीरे धीरे उस पैसे से वो और ज़्यादा एम्पावर होने लगेगा, ठीक है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगेगा, ये नेक्सस और भी ज़्यादा मजबूत होने लगेगा, ठीक है ना, ये नेक्सस और भी ज़्यादा पावरफुल होने लगेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या देखते हैं कि पावर को अगर आप मैनिपुलेट, पॉलिसी को अगर आप मैनिपुलेट कर ले रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को मैनिपुलेट कर ले रहे हो, सो यू आर इन अ कंडीशन टू जनरेट मोर एंड मोर वेल्थ, एंड यू आर डूइंग दिस बाय रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अपने पास कंसंट्रेट कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो मार्केट में मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज को कॉन्ट्रैक्ट करने का, नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना, कंट्रोल करने का मामला हो। तो हमने क्या कहा कि पॉलिटिकल पावर को जो इन्फ्लुएंस करने लगता है, धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रिविलेज उसके पास आएगा और इसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। अच्छा, ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हो, इसमें एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप हो गया, दूसरा कौन इन्वॉल्व हो गया, ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व हो गया ना, कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए। तो इसी नेक्सस को हम क्या कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जनरेट्स व्हाट, वेल्थ। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड द स्टेट इज नोन एज क्रोनी कैपिटलिज्म। अच्छा, जो लोग इस सिस्टम से जुड़े होते हैं उनका विश्वास होता है कि देखो बिजनेस विल थ्राइव, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, नॉट ऑन मेरिट बट ऑन पॉलिटिकल कनेक्शंस। जैसे अभी मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, कन खजूरा, ठीक है, सोनी लीव पे देख रहा था। तो कन खजूरा में एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जो एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करना चाहता है, जो एक पॉलिटिशियन का रिलेटिव है। ठीक है, और वो हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसे ही मिला हुआ है, और साथ ही साथ उसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को वाइट बनाना, ठीक है, ऐसा भी एक एंगल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसमें वहाँ रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट को अनदेखा करके उस हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, यही नेक्सस काम कर रहा है, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, और साथ ही साथ आप ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ लेके चल रहे हो। तो देखो, जब इस तरह के क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें होती हैं तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में वायलेंस या हिंसा जैसी चीज़ों को आप नकार नहीं सकते। इट मीन्स वायलेंस होना है, हिंसा होनी है, इनइक्वालिटी तो ये लेके आएगा। देर इज नो एनी, यू कैन से दैट, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है, एक बार
क्रोनी कैपिटलिज्म, एक बार ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो ये यहाँ पे वेल्थ जो होता है ना सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे एक बार आप जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो, बिजनेसमैन हो, एक बार आपने वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिशियंस के साथ, और एक बार जब ब्यूरोक्रेट्स को ये लगा कि यार ये आदमी भरोसे का है, ठीक है, इसका काम हम कर रहे हैं, बदले में हमें पैसा दे रहा है जो करप्शन का पैसा ऑब्वियसली, और ये बात किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, एक बार जब उनको ट्रस्ट हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो बिना रुके बिना झिझक आपका काम करने लगते हैं, यानी आप और इफेक्टिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगते हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये वेल्थ जो होता है इट इज़ सेल्फ रिप्लिकेटिंग इन नेचर, आप और भी ज़्यादा वेल्थ जनरेट करने लगोगे। अच्छा बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक स्मॉल एलीट क्लास के हाथ में कंसंट्रेट होने लगे तो इससे सोसाइटी में क्या होगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। जैसे आप एक और चीज़ देखोगे, जैसे इंडिया के बारे में, इंडिया के ग्रोथ के बारे में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हाँ, इंडिया में ग्रोथ जो है वो मतलब ग्रोथ की स्पीड जो है वो अच्छी है, ठीक है, ग्रोथ रिकवरी के स्टेज में हम हैं, बट इसके साथ ही साथ इनकम इनइक्वालिटीज़ भी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो क्या यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे किसी नेक्सस को हम डिनाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो, ठीक है। तो करप्शन रहेगा, ठीक है, एलीट क्लास के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियस है कि उनके पास जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, या दूसरे किसी भी तरह के नेटवर्क्स हों, ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जिसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, अगर वो हम लोगों तक नहीं पहुंचेगा, सो इन दैट केस द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल विल बी ट्रैप्ड इन द साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ग्रास रूट लेवल पे जो रहने वाले लोग हैं वो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाएंगे, ठीक है। सो गिविंग 5 kg, ठीक है, ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल शुड नॉट बी कमेंडेबल, ठीक है, इट इज़ अ गुड अप्रोच, ठीक है, बट इसके लिए हमें पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें गरीब लोगों को सक्षम बनाना है जिससे कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को खुद ही खरीद सके, न कि हमें उन्हें 5 किलो या 10 किलो अनाज दे के पीठ थपथपानी है कि हमने बहुत ही एक बेहतर काम कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें लोगों को ज़्यादा कैपेबल बनाना है, ठीक है, कि वो क्या करें, वेल्थ जनरेट कर सकें, ठीक है। मेरी बात समझ गया ना? ऐसा नहीं कि एक स्मॉल एलीट क्लास वेल्थ जनरेट कर रहा है और वो कह रहा है चलो गरीबों को इसका, नहीं, वो तो यार डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी जैसी चीज़ें हो गई। हमें क्या करना है, ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान की गरीब जनता है, जो किसान हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको क्या करना है, उनको कैपेबल बनाना है कि वो वेल्थ क्या कर सकें, जनरेट कर सकें, ठीक है, न कि एक छोटा हिस्सा, एक छोटा वर्ग वेल्थ जनरेट करे और उसकी कृपा पे एक बहुत बड़ा वर्ग निर्भर रहे। तो नहीं, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, फिर तो ये फ्यूडल टेंडेंसी जैसी चीज़ों को दिखला रहा है, और फिर ये क्या हो जाएगा, दिस सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी विल फर्दर प्रमोट डिसफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द पुअर पीपल। और जब गरीब लोगों को ऐसा लगेगा कि उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो फिर उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या रह जाएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर देम, ठीक है। तो उनका जो ट्रस्ट है, ठीक है, किस चीज़ में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, वो ट्रस्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, एरोड होने लगेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। तो इस बात को समझनी चाहिए, सरकार को ये बात समझनी चाहिए, ठीक है, कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, वो इस बात के लिए है कि हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा तबका है उसके अंदर हम क्या डेवलप कर सकें, अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ ट्रस्ट टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो इनइक्वालिटी, असमानता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, करप्शन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करप्शन का मतलब ये है कि करप्शन इज अ टूल, करप्शन एक ऐसा टूल है जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, परपेचुएट करता है, मल्टीप्लाई करता है प्रिविलेजेस को, विशेषाधिकारों को, इकोनॉमिक रिसोर्सेस को एक एलीट क्लास के हाथ में, यही है करप्शन।
यानी कि करप्शन और भ्रष्टाचार से क्या होता है, एक छोटा वर्ग, एक इलीट क्लास, ठीक है, स्मॉल क्लास, उसके पास क्या होता है, जो प्रिविलेजेस और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो लगातार मल्टीप्लाई होती चली जा रही हैं। कैसे हो रहा है, ड्यू टू करप्शन, ठीक है। तो अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सो करप्शन इज अ कॉज ऑफ दैट इनइक्वालिटी, एंड करप्शन इज नॉट ओनली अ कॉज ऑफ दैट इनइक्वालिटी, ठीक है। भ्रष्टाचार असमानता का केवल कारण ही नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार असमानता का एक परिणाम भी है। सो करप्शन इज नॉट ओनली अ कॉज ऑफ द इनइक्वालिटी, बट करप्शन इज ऑल्सो व्हाट, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब आप ये सोचो कि गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे राशन कार्ड, ठीक है, अगर राशन कार्ड जैसी चीज बनाने के लिए किसी गरीब को, किसी पब्लिक सर्वेंट को घूस देना पड़े, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है किसी देश के लिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी देश के लिए, ठीक है। तो ये स्टेट नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझ गए ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर सकता है, इन सब जो भी बुराइयां हैं, करप्शन और ये सारी चीज़ें, ऑब्वियस है कि अगर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से समझें और अपने मतलब सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ और एथिक्स इन अकॉर्डेंस विद दैट, है ना, अगर वो काम करने लगे तो शायद इन समस्याओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो जो सिविल सर्वेंट हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट टू सर्व द पुअर पीपल, ठीक है। आपको ये नहीं समझना कि यू हैव गॉट इमेंस पावर, ठीक है, इतना ज़्यादा आपको शक्ति मिल गया, ठीक है। अगर आप उस तरह से अपनी सर्विसेज को देखोगे तो पावर टेंड्स टू करप्ट, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना है कि पावर, इफ इट इज अनचेक्ड, इफ you are a elite class of the society and you think that you are above all accountability, ठीक है, so what will happen, okay, and if you start making efforts to be a part of this crony capitalism, है ना, if you are in a position to influence the policy decisions of police, judiciary and bureaucracy, if you have started manipulating these things, so what will happen, you will become powerful, but at the same time inequality will grow in the society, ठीक है ना। so this is very important thing, we should know that power से कैसे वेल्थ जनरेट होता है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, unequal distribution of wealth, and in this way inequality is promoted, it promotes further corruption, or this is a chain, ठीक है, this is a chain in which elite class gets benefit, okay, it means that power and inequality both are directly proportional, ठीक है, and at the same time who is suffering, the poor people are suffering, ठीक है। so this is one point that we need to understand, ठीक है। so I think that now you understand that why a civil servant, है ना, should uh, be a person, okay, who should have a strong faith and belief in the foundational values and ethos of civil services, ठीक है। you can check this nexus, got it, ये जो मतलब एक चेन बना हुआ है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो, इफ यू आर अ, ठीक है, गुड सिविल सर्वेंट, यू कैन ब्रेक दिस साइकिल, एंड दिस इज योर रोल, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गॉट इट। नाउ आई विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स विथ यू, एंड दैट इज, देखो, yes, ethics, integrity and aptitude that was included in our syllabus in 2013, but it's not like that कि उससे पहले हम अपने करिकुलम में या एकेडमिक्स में एथिक्स पढ़ते नहीं थे। yes, it was a part of our curriculum in academics also, universities also, ठीक है, पहले से ये करिकुलम में था, ठीक है। और ये भी नहीं, एंशियंट टाइम्स से हम क्या देख रहे हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड्स और मोरालिटी, ठीक है, आज भी एथिकल स्टैंडर्ड्स और मोरालिटी एंशियंट टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं, है ना। और इंडिया को जब हम व्हेन वी से दैट इंडिया वाज ए स्पिरिचुअल गुरु, भारत आध्यात्मिक गुरु है पूरे विश्व का, सो इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो कि जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान से सीखा है, बट क्या होता है कि
हर टाइम पीरियड की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। सो इफ यू विल कंपेयर एथिक्स एंड मोरालिटी इन एंशिएंट टाइम्स विद द एथिक्स एंड मोरालिटी इन प्रेजेंट टाइम्स, यू विल फाइंड दैट द एथिक्स एंड मोरालिटी टू हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट, ठीक है। एथिक्स और मोरालिटी ये भी इवॉल्व हुआ है, तो थोड़ा सा इस एस्पेक्ट पे भी हम बात करते हैं, जैसे सोर्सेज ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है। अगर हम एंशिएंट टाइम में चले जाएं तो एथिक्स और मोरालिटी के सोर्स क्या थे, ठीक है। तो तब हमारे पास ये लैक्सिकॉन या सुब्बाराव जैसी किताबें नहीं थी, हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल नहीं था। एथिक्स और मोरालिटी, द थीम्स एंड द कॉन्सेप्ट्स वर एम्बेडेड इन रिलीजन, कस्टम्स, माइथोलॉजी एंड ओरल ट्रेडिशंस। वहाँ से एथिक्स और मोरालिटी को हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू से भगवान श्री राम एज मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, साथ ही साथ मर्यादा रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ श्री राम। गॉट इट? ओके। द वन हु इज सुपीरियर अमॉन्ग ऑल मेन, दैट इज पुरुषोत्तम, एंड द वन, है ना, हु हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ठीक है, इन व्हाट, द कैरेक्टर। और ये केवल ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ठीक है, इंटीग्रिटी है, उन्होंने उस कैरेक्टर को, ठीक है, दिखलाया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में जब हम कहानी पढ़ते, या हम अपने मतलब वेद पुराण और इसमें तमाम तरह की कहानियां हैं, जैसे श्रवण कुमार की कहानी सुनते तो फिर आपको ये लगेगा कि माता पिता की सेवा ऐसी करनी चाहिए, एकलव्य, द्रोणाचार्य, तो वहाँ पे आप देखोगे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया गया। इसी तरह से जो वर्णाश्रम धर्म था, वहाँ पे भी बहुत सारे एथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। आश्रम सिस्टम में एथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। अच्छा, एंशियंट पीरियड में हम देखते कि देर वॉज द रिलीजन वॉज प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रोल, रिलीजन का एक डोमिनेंट रोल था, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में व्हेन रिलीजन वाज प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रोल, तो देखो जब रिलीजन डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, तो लोग मोरालिटी ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर इस पे भी बिलीव करेंगे। जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन आया था, रित, ठीक है, वरुण वाज कंसिडर्ड टू बी द अपहोल्डर ऑफ, ठीक है, मोरल ऑर्डर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है। इसके अलावा द मीनिंग ऑफ धर्मा, ठीक है, दैट मीन्स योर ethical duties, moral responsibilities towards your family, towards your parents, towards your society, ठीक है, towards your nation, ये है धर्मा, ठीक है। when we say dharma in Indian context it has a completely different meaning, ठीक है। तो when you explore ancient India you will find that there are ethical principles and moral beliefs, but they are just included as a part of our religion, वेद, पुराण, उपनिषद, रिलीजियस माइथोलॉजी, ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है, यहाँ पे हमें वो क्या है देखने को मिलता है। बट टुडे इन 21st सेंचुरी, ठीक है, हमने क्या किया, हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, इन सिंक ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। एनलाइटनमेंट पीरियड में बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ। रेनेसा में देखो क्या था कि जो ग्रीक एंड रोमन स्पिरिट था उसका रिवाइवल था। But in the age of enlightenment, what we see that reason was given prominence. We see a lot of new scholars, new thoughts, new ideas, and what we see that many new concepts came into existence: liberty, equality, fraternity, right? The human rights were defined, reason, rationalism was defined, ठीक है, and this all was defined, है ना, in a global context later. There were constitutional frameworks, जैसे मैंने कहा OECD ने बात की कि भाई हमें क्या करना है, रिफॉर्म्स लाना है, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में, तो उस रिफॉर्म का एक हिस्सा इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे ग्लोबल कॉन्वेंशंस हुए, ठीक है, तमाम तरह के ग्लोबल कॉन्वेंशंस हैं, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। आप देखोगे न्यूक्लियर वेपन हो, तब मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं इन ग्लोबल कॉन्वेंशंस की। तो हम क्या देखते हैं कि आज जो लॉ है, जो लेजिस्लेशंस है, पहले से ज़्यादा क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। आज हम ह्यूमन डिग्निटी, रीजन, इक्वलिटी, जस्टिस जैसी चीज़ों पे फोकस करते हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। एंशिएंट इंडिया में ऐसा थोड़ी ना था कि पूरी कंट्री के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, आज कॉन्स्टिट्यूशन है। ह्यूमन राइट्स के लिए यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, ग्लोबल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आज हम देखते हैं कि एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक है, ये पहले से ज़्यादा
सिस्टमेटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। एट द सेम टाइम आप ये देखो कि नेचर ऑफ, ठीक है, nature of ethical standards in ancient times and in present times, what we see ancient time में ethical standards का nature क्या था? It was rigid and tradition bound, ठीक है, morality was absolute and static, यहाँ पे change है। In modern times what we see that the nature of ethical standards are is dynamic, it is contextual and continuously evolving, and it is also incorporating all those new challenges which are coming ahead, for example in the field of technology, environment. So this ethical standard is now incorporating each and everything. For example, AI ethics, artificial intelligence ethics, right? For example, you talk about genetic engineering ethics, you talk about environmental ethics, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। देयर इज फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम, egalitarian values, individual centric morality, rights, autonomy and consent, ठीक है। देखो कंसेंट पे भी बात की जाती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पिंक, है ना, उसमें एक बड़ा ही पावरफुल डायलॉग है, पंच लाइन है, नो मीन्स नो। वो क्या दिखला रहा है? कंसेंट को दिखला रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें डिफाइन हुई प्रेजेंट टाइम में। तो नेचर ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। एंड व्हाट अबाउट द स्कोप ऑफ एथिक्स, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे एंशियंट टाइम में चले जाओ तो स्कोप ऑफ एथिक्स क्या था? स्कोप ऑफ एथिक्स क्या था कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो सोशल ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, ये उस समय का सोशल एथिक्स था। बट उस सोशल और रिलीजियस एथिक्स की वजह से सोसाइटी में बहुत सारी नई चैलेंजेस थी, ठीक है ना। किंग जो था क्या करता था? अपने डिवाइन राइट्स को क्लेम करता था, ये उस समय का एथिक्स है। बट क्या है, उस डिवाइन राइट्स को क्लेम करने की वजह से क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। मेरी बात समझ गया ना। पुराने टाइम में क्या था कि यूनिवर्सलिज्म था, बट वो यूनिवर्सलिज्म का नेचर उतना डायनेमिक नहीं था, ज़्यादा क्या था, आइडियलिस्टिक था। आज के टाइम में क्या हो चुका है, ग्लोबल एथिक्स हम देखते हैं, ठीक है ना। तो स्कोप ऑफ एथिक्स हैज बीन चेंज नाउ प्रेजेंट टाइम्स व्हाट वी सी ग्लोबल एथिक्स, ठीक है। इस ग्लोबल एथिक्स में क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लो, या फिर आप साइबर, ठीक है, एथिक्स की बात कर लो, कॉरपोरेट एथिक्स की बात कर लो, ये नई चीज़ें आ गई, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि हम लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, और जब लगातार इवॉल्व हो रहे हैं तो एथिक्स और मोरालिटी के नए नए पैरामीटर्स और डायमेंशंस भी आएंगे, ठीक है। इसी तरह से पुराने समय में एंशियंट टाइम में चले जाओ तो आप क्या देखते हो कि एथिक्स जो था उसका नेचर क्या था, लोकल एंड कल्चर स्पेसिफिक, ठीक है ना। लोकल था और कल्चर स्पेसिफिक था। आज एथिक्स क्या है, ग्लोबलाइज्ड है। ग्लोबलाइज्ड में क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आज आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो ह्यूमन राइट्स की बात नेशनल पर्सपेक्टिव में करते हो या फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में करते हो? तो आंसर क्या है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। अगर आप ग्लोबल जस्टिस, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल लॉ, इन सब की बात करते हो तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करते हो। WHO, UNO, WTO, ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से एथिक्स को ही प्रमोट कर रहे हैं। थ्रू द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस एट द ग्लोबल लेवल वी आर आल्सो प्रमोटिंग एथिक्स, ठीक है। WTO, UN एंड WHO आर डूइंग द सेम, ये सब यही कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखो एंशियंट टाइम में जो मीन्स ऑफ मोरल इन्फोर्समेंट थे, ठीक है, नैतिक नियमों या सिद्धांतों को लागू करने के जो साधन थे वो सोशल सैंक्शंस थे, ठीक है। सोशल सैंक्शंस का मतलब क्या है, ठीक है, कि शर्म, मान, मर्यादा, इसकी वजह से, ठीक है, लोग बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे, ठीक है। किसी को गांव से बाहर कर दिया जाएगा, शहर से बाहर निकाला दे दिया जाएगा, जाति से निष्कासित कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, एग्जाइल। इसकी वजह से लोग बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे। हालांकि मैंने कहा ना कि वो स्टैटिक भी था, उसमें कई जगह प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कास्ट रूल्स को भी लोग फॉलो करते थे, ठीक है। ये भी क्या था, ठीक है, एक एथिकल स्टैंडर्ड को दिखला रहा है। डिवाइन पनिशमेंट, ठीक है, एथिकल स्टैंडर्ड्स जैसे क्या था, जैसे मान लो कि एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि भाई किसी ब्राह्मण की हत्या अगर आप करोगे, ठीक है, तो पाप है, इट्स लाइक अ सिन, ठीक है। शूद्र की हत्या करना उतना बड़ा पाप नहीं है। तो अब क्या है, ये तो मोरल डिग्रीज आपने बना रखी हैं, ये क्या था, ये अनएथिकल भी है, बट एट द सेम टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी एट दैट टाइम आल्सो, ठीक है। वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं था, पुलिस सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, IPC, CRPC नहीं था, बट स्टिल पीपल वेयर फियरिंग टू डू सम काइंड ऑफ सिंस, सम काइंड ऑफ यू कैन से दैट बैड एक्ट्स, ठीक है, गलत काम करने से डरते थे। दे कंसीडर्ड इट टू बी अ सिन, उनको लगता था चोरी करना पाप है, ठीक है।
सो दे फियर कर्मा, सो द फियर ऑफ कर्मा वो क्या कर रहा है, ठीक है, लोगों को गलत काम करने से रोक रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क की संकल्पना वो लोगों को गलत काम करने से रोक रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एथिक्स और मोरालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इनके इन्फोर्समेंट के लिए रिलीजन क्या है, एक टूल है। द फियर ऑफ कर्मा, द फियर ऑफ कर्मा, स्वर्ग नर्क, ठीक है, हेवन एंड हेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस तरह से क्या कर रही हैं, लोगों को मोरल इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। ये तरीका आज क्या है, आज ऐसा नहीं। मोरल इन्फोर्स जैसे अभी क्या है, आज देखो मोरल इन्फोर्समेंट का तरीका क्या है, यूपीएससी ने क्या किया, सिलेबस में आपके जीएस पेपर 4 इंक्लूड कर लिया। ये है मोरल इन्फोर्समेंट का तरीका, थ्रू एजुकेशन, थ्रू एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएस पेपर 4 इन यूपीएससी मेंस करिकुलम। ओके, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करना, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करना, गवर्नेंस में, ठीक है, करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात करना, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की बात करना। सो एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, गॉट इट। ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस लेटर इन डिटेल। नाउ एथिकल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, एंशिएंट टाइम में देखो जैसे प्लेटो, बुद्धा, ठीक है, ये लोग थे, ठीक है, बुद्धा आपने पढ़ाई होगा, बुद्धा, जैन एथिक्स, बुद्धा एथिक्स एंड ऑल दिस। मॉडर्न टाइम्स में मोरल फिलोसफी इज स्पेशलाइज। प्रेजेंट टाइम्स में क्या है, प्रेजेंट टाइम्स में हम किसको पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पाओगे एनलाइटनमेंट एज में चले आओ तो कांट को पढ़ो, यहाँ पे किसको पढ़ो, रॉल्स को पढ़ो, यहाँ पे किसको, अमर्त्य सेन को पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें समझोगे। एथिक्स के पैरामीटर्स आज के टाइम में वेल डिफाइंड है मॉडर्न टाइम में। जैसे मैंने बताया ना कि इन्वायरमेंटल एथिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल एथिक्स, इन सब की बात करते हैं। एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, यू विल सी दैट देयर वर डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस आल्सो इन एंशिएंट टाइम्स में क्या देखो, चैलेंजेस ऑफ लॉयल्टी, वेलर, ठीक है, ऑनर, रिलीजियस कन्फॉर्मिटी, मोरालिटी चैलेंज्ड बाय डायनेस्टिक वॉर्स, इन्वेजन्स एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। मोरालिटी वॉज ऑफन चैलेंज्ड बाय दीज थिंग्स, ठीक है। आज हमारे सामने नए चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, जो मैंने आपको बताया, चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। सो आज मोरालिटी को ग्लोबलाइजेशन में जो नए चेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस से भी हमारी मोरालिटी के सामने नए चैलेंजेस क्रिएट हुए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कम्युनलिज्म, टेररिज्म, डिजिटल मैनिपुलेशन, ऑल आर द चैलेंजेस बिफोर, ठीक है, आवर एथिक्स इन द global context. So देखो ethics, morality and the challenges before ethics and morality, okay, they were present from the ancient times to the global times, but what we see that both of them are also evolving at the same time, ठीक है। दोनों में क्या है, लगातार वो क्या हो रहे हैं, evolve हो रहे हैं। So I hope that you have got my point, ठीक है ना, इस बात को आप समझ पाए। तो देखो क्या है, ethics पेपर, ठीक है, 21st सेंचुरी में जो सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, गवर्नेंस के सामने जो चैलेंजेस हैं, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको ज़्यादा एथिकल, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वर्ल्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये वर्ल्ड क्या है, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसा बनाने की ज़रूरत है, और एथिक्स पेपर को इंक्लूड करके कहीं ना कहीं हम इन आइडियाज़ को बेहतर ढंग से समझ सके, प्रॉपर डिस्कस कर सकें, ठीक है, इसके बारे में हमारा अपना एक ओपिनियन हो, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक सुटेबल कैंडिडेट्स को फिल्टर बेहतर ढंग से किया जा सके, इसके लिए किया जाने वाला एक एफर्ट है, ठीक है। एंड लेटर दीज क्वालिटीज़ विल बी पॉलिश ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो दिस इज lecture 1, ओके। तो आई डोंट वांट टू go ahead here today, है ना, because there are so many words with which, keywords with which you are not familiar, ठीक है। So if I will enter more detail, so that will be a little bit problematic for you. From the very next class, what I will do, I will start from topic 1, है ना, I will take the keywords, I will explain first the keywords, the meaning of those keywords, and then we will weave the concepts around those keywords, right? We will discuss the various dimensions, we will also bring case studies, so that your concept regarding that topic will be more better, ठीक है। So we'll do this from the next class, because I know that from the very first class
I have already used so many terminologies here. So this is just like a warming session कि आपने वार्म अप कर लिया कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में हमने जान लिया, क्यों यूपीएससी ने इनकॉर्पोरेट किया जीएस पेपर 4 को, ये समझ लिया। और हमारा जो क्लास का स्ट्रेटजी होगा, अप्रोच होगा, वो लार्जली डिस्कशन बेस्ड होगा। और आपको प्रिंटेड नोट्स कहीं और से नहीं लेना है, कोई बुक भी नहीं परचेज करनी है, बिकॉज आई विल प्रोवाइड डिटेल नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर आई एम teaching, whatever I am using here, the PPT, the content related to this, each and everything will be provided. Okay, so already there will be so much content, है ना? So I think that you will read the content that I will give you, and then we will do PYQ practice, उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू राइट द आंसर। ठीक है, सो आई थिंक कि आप अप्रोच और स्ट्रैटेजी भी समझ गए कि डिटेल्ड डिस्कशन बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आज की क्लास थोड़ी कम इंटरेस्टिंग रही होगी, क्योंकि अभी हम बहुत सारे बेसिक आइडियाज़ को नहीं लेके चल पा रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स को मैंने बहुत फास्ट डिस्कस किया। द रीज़न वॉज दैट कि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिले कि क्या पढ़ पा रहे हैं। तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास आई विल मेंटेन अ वेरी गुड पेस इन द क्लास, कि जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। एंड वेन एवर यू आर रीडिंग, सिट विद पेन एंड पेपर, सो दैट कीवर्ड्स को आप एटलीस्ट लिखते रहो। ठीक है, तो उससे वो प्रैक्टिस भी होगा ना, कीवर्ड्स को बार बार अगर हम लिखते हैं तो। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मॉड्यूल आई कैन एश्योर यू कि जीएस पेपर 4 को लेके आपका एक कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, आप जो फियर आउट फैक्टर वहाँ नहीं होगा, आप डरोगे नहीं, और किसी भी मुद्दे पे आप बात कर पाओगे, आंसर को बिना डरे बिना झिझके लिख पाओगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मॉड्यूल, है ना? एंड थ्रू द टेस्ट सीरीज वी विल फर्दर पॉलिश वॉट एवर यू विल लर्न। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।